ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 121। चू युआन, तुमने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है और इसके लिए तुम्हें अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। झोंग हान ने अपनी सेना को कत्ल होते देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, उसका क्रोध अजेय था। वह 100 से अधिक वर्षों से शाही राजवंश के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कभी दूसरे सितारा शाही राजवंश से नहीं हारा। उसे कभी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। अब उसका क्रोध फूट पड़ा। चू युआन के हमले का सामना करते हुए उसने सीधे अपने लाल मन से प्रतिरोध किया। चू युआन भावहीन रहा। हालांकि अभी तक उसका वास्तव में किसी ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ से टकराव नहीं हुआ था, लेकिन वह दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर पर था। अपने कई दिव्य कौशलों के साथ वह पहले स्तरीय भगवान झोंग हान जैसे लोगों से नहीं डरता था। जैसे ही उसकी कटिंग फिंगर झोंग हान के मन से टकराए, तेज बल लगभग सब कुछ काटने में सक्षम था। झोंग हान ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही अपनी हथेली में दर्द महसूस किया। जब उसने नीचे देखा तो उसकी सभी 5 उंगलियां साफ साफ कट गई थी। कट गया। झोंग हान ने दहाड़ लगाए। रक्तदानव स्लैश। खून बहना बंद करने के बाद झोंग हान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी घुमावदार तलवार घुमाई। उसके ब्लेड से खून निकला, जिससे खून का जाल बन गया। अचानक उसकी हत्या करने की चाल सामने आई। उसके शरीर में खून उबल रहा था, जिससे उसके वार की शक्ति बढ़ गई, मानो स्वर्ग से कोई रक्तदानव उतर आया हो। रक्तदानव स्लैश। चाइनिंग ने उसके हमले को देखकर सावधानी का संकेत दिया। हर बार जब झोंग हान किसी व्यक्ति को मारता है या किसी शहर का कत्लेआम करता है, तो वह उनका खून इकट्ठा करता है, उनका सार अवशोषित करता है और उसे अपनी घुमावदार तलवार में भर देता है, जिससे उसके वार की शक्ति बढ़ जाती है। युद्ध देवता की पकड़। चू युआन के हाथों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। महान युद्ध तकनीक और युद्ध देवता की पकड़ का संयोजन एकदम सही जवाब था, जिसने तुरंत उतरते हुए खूनी ब्लेड को पकड़ लिया। इन दस्तानों में कुछ गड़बड़ है। झोंग हान की आंखें चमक उठीं और उसने व्यंग्य किया, तुमने मेरी तलवार पकड़ने की हिम्मत की। अचानक उसकी तलवार से एक विशाल रक्त रंग की खोपड़ी उड़ी। ये वह रक्त दानव था जिसे उसने अनगिनत लोगों की हत्या करने के बाद संघनित किया था। अगर कोई इसके द्वारा काटा जाता तो उसका खून एक पल में सूख जाता, जैसे कि जोंक के द्वारा काटा जाता है। महान युद्ध तकनीक युद्ध 7। जिस क्षण रक्त दानव उसकी ओर उड़ता, उसके शरीर से एक अत्यंत भयंकर यांग ऊर्जा निकलती। उसके हाथों ने तुरंत रक्त दानव को दबा दिया और उसे कच्ची ताकत से चीर दिया। तुम मेरे रक्त दानव से निपटते हो, जिसे विकसित करने में मुझे सैकड़ों साल लगे, इतनी आसानी से। झोंग हान ने भयंकर रूप से गुर्राते हुए कहा, रक्त दानव नरक, अंतहीन रक्त ऊर्जा, रक्त दानव पुनर्जन्म। फटा हुआ रक्त दानव तेजी से एकत्रित हो रहा था। इस बीच उसकी सेना नीचे लड़ रही थी। हर पल अनगिनत सैनिक मर रहे थे और उनके गिरे हुए शरीर से रक्त ऊर्जा रक्त दानव की ओर इकट्ठा हो रही थी। रक्त दानव तकनीक। चाइनिंग ने कहा, यह रक्त दानव तकनीक अत्यंत भयावह और विचित्र है। युद्ध का मैदान इस तकनीक को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि असीमित रक्त ऊर्जा रक्त दानव की ताकत को बढ़ा सकती है। आप ऊर्जा इकट्ठा करने के बारे में भूल सकते हैं। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे सामने ऐसी चाल आजमाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। धमाका। जैसे ही रक्त दानव फिर से बन रहा था, चू युआन के हाथ से एक भक्षण भंवर निकला। जब ऊर्जा छीनने की बात आई तो महान भक्षण तकनीक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। रक्त दानव एक बार फिर खून की धुंध में फट गया, केवल उसके द्वारा भस्म होने के लिए। मेरे रक्त दानव। चू युआन द्वारा अपने रक्त दानव के साथ इस तरह के अजीब तरीके से पेश आते देख झोंग हान गुस्से से पागल हो गया। उसने मुंह में खून थूक दिया। वह परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ था। महान अग्नि तकनीक अग्नि देवता हथेली। चू युआन ने अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई। बड़े पैमाने पर जलती हुई अग्नि देवता हथेली इतनी गर्म थी कि इसने अपने आसपास की हवा को विकृत कर दिया। ये झोंग हान की राक्षसी तकनीक का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक थी। रक्त सागर उछाल। झोंग हान ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह, एक ईश्वर स्तरीय व्यक्ति, चू युआन के खिलाफ पूरी तरह से नुकसान में होगा। उसने तुरंत खून का एक अंतहीन समुद्र बुलाया, खून का एक रास्ता बनाया। लड़ाई 7। सम्राट प्रभुत्व तकनीक। जब झोंग हान ने अपना जवाबी हमला शुरू किया तो चू युआन ने अपना अंतिम हमला शुरू किया। सुनहरे दस्ताने पहने उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह बेरहम थीं। कुछ ही सांसों के समय में उसने झोंग हान की ओर हजारों मुक्के मारे। यहां तक कि झोंग हान, जो गॉड टियर पर था, भी इस तरह के भयंकर हमले को सहन नहीं कर सका। उसकी ब्लड डेमन तकनीक जिस चीज से सबसे ज्यादा डरती थी, वह थी चू युआन की कठोर और सीधी हमला शैली। ब्लड डेमन सोल, इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। इस बिंदु पर झोंग हान को पता था कि वह चू युआन के साथ इस लड़ाई को जारी नहीं रख सकता। उसके रोमछिद्रों से, विशेष रूप से उसके सिर से, सुई की नोक जितनी महीन रक्त की रोशनी निकलने लगी।
जब वह अपनी सबसे शक्तिशाली गुप्त तकनीक को अंजाम दे रहा था तो ये तीव्र रक्त की रोशनी में लिपटा हुआ था। एक गॉड था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सच्चे हृदय को समझते हुए ईश्वर बनने की अपनी यात्रा को प्रकाशित किया। शक्ति के इस विस्फोट के साथ शून्य भी कंपन करने लगा, जैसे बर्फ की चादर पर पैर पड़ रहे हों। मर जाओ। जोंग हान की घुमावदार ब्लेड आगे की ओर कट गई। बल बिजली की तरह तेज था और ऐसा लग रहा था कि प्रभाव का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। हवा तुरंत दूर खींच ली गई और चू युआन ने पाया कि इस हिंसक बल द्वारा उसकी गति की सीमा बंद हो गई है। अच्छा नहीं, जोंग हान हताश है। चाई निंग का चेहरा एकदम बदल गया। भले ही उसका स्तर जोंग हान से अधिक था, लेकिन वह पूरी ताकत से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। इस समय चू युआन स्थिर खड़ा था। क्लीवर चू युआन के शरीर में घुस गया। क्या वह मर गया है? जोंग हान ने अपना ब्लेड निकाला और अचानक चिल्लाया, अच्छा नहीं। क्योंकि उसने चू युआन के शरीर को कुछ बार अजीब तरह से मुड़ते हुए देखा, फिर उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ, हाथ बढ़ाया और उसके सिर के पीछे से भयंकर रूप से पकड़ा। रक्त दानव उतरो। तीव्र खतरे ने जोंग हान को भय के किनारे पर धकेल दिया। वह अधिक शक्तिशाली मान प्राप्त करने के लिए अपनी ईश्वर स्तरीय आत्मा को जला रहा था। तुरंत एक रक्त दानव प्रकट हुआ और उसने चू युआन पर वापस हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चू युआन मिस्टिक स्पिरिट विंग्स के अपग्रेडेड 5 सेकंड वॉर्ड का उपयोग कर रहा था। इन छोटे 5 सेकंड में उसने जोंग हान से 2 चरम विस्फोट निकाले। जो समय के साथ नहीं बढ़ता है वह मुरझा जाएगा और जो अत्यधिक तनावग्रस्त है वह टूट जाएगा। लगातार 2 ऊर्जा खपत तकनीकों को निष्पादित करने के बाद जोंग हान का मान चरम पर कमजोर हो गया था। मैं तुम्हारी मृत्यु का आदेश देता हूँ। सर्वोच्च मानव सम्राट के रूप में अपने मानव विषयों के सामने सम्राट की महिमा 100% बढ़ जाती है और प्रतिरोध 100%। हालांकि चू युआन केवल 2 सितारा शाही राजवंश का सम्राट था, लेकिन उसका राष्ट्रीय भाग्य समुद्र जितना विशाल था। जब उसने इसे बाहर निकाला तो इसने तुरंत जोंग हान को अंदर तक हिला दिया, जिससे उसे एक अजेय सम्राट दिखाई दिया और प्रतिरोध करने की उसकी इच्छा पूरी तरह से दब गई। उसने इस स्थिति से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन चू युआन का शाही प्रतिरोध बहुत मजबूत था। इसने दावू के राष्ट्रीय भाग्य की पवित्र और अपरिवर्तनीय प्रकृति को मूर्त रूप दिया। लड़ाई एक पल में तय हो गई। 5 सेकंड के शून्य में चू युआन अभी भी अजेय था। उसने सीधे जोंग हान पर हमला किया। महान काटने की तकनीक, उंगली काटना। वाह! जोंग हान के सामने का मन फट गया। चू युआन उसके सामने आया, उसकी उंगली में अनंत मन था। ये जोंग हान के माथे के बीच में से सीधे जा टकराया। उसके सिर के पीछे से खून की एक धार बह निकली। जोंग हान ने अपने जीवन की आखिरी दर्दनाक चीख निकाली। उसके माथे के बीच में गोली के छेद ने उसके भीतर जीवन के आखिरी संकेत को पूरी तरह से बुझा दिया। चू युआन ने उसे पकड़ लिया। जोंग हान का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। चू युआन के हाथ में केवल तरबूज के आकार का एक ऊर्जा का फल रह गया। ये खून से लाल था, इसके भीतर भगवान स्तर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। जोंग हान मारा गया। इस दृश्य ने चाई निंग की आंखें भी चौड़ी कर दी और वह सदमे में आ गया। उसका दिल डर से धड़क रहा था। वह काफी समय तक खुद को शांत नहीं कर पाया। ध्यान रखें, यह उसके समान ही स्तर का प्राणी था, एक दुर्जय व्यक्ति जो 2 सितारा ताकतों को मिटाने में सक्षम था। हालांकि वह चाई निंग जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन चू युआन के हाथों उसकी मृत्यु के बारे में सुनना बिल्कुल भयानक था। मूल रूप से उसने सोचा था कि दावू एक 2 सितारा शाही राजवंश था जिसमें बहुत संभावनाएं थीं। उनकी व्यक्तिगत भागीदारी निलंबित डोमेन में इन्फिनिटी एसोसिएशन द्वारा लगाए गए निरंतर दमन को तोड़ने का एक प्रयास था। हालांकि इस लड़ाई के बाद दावू की ताकत शायद कुछ 3 सितारा शाही राजवंशों के बराबर थी। जनरल मर चुका है। हम दावू के खिलाफ कभी खड़े नहीं हो सकते। ये कैसे संभव है कि जनरल युद्ध में मर गया? ... जोंग हान को मारा हुआ देखकर नीचे की ब्लैक मिंग सेना पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, अराजकता में घिर गई। शुरू में दाव सेना कोर के हमले के तहत वे पहले से ही पतन के कगार पर थे। हालांकि जोंग हान की मौत ने निस्संदेह उन्हें एक घातक झटका दिया। एक एक करके वे पूरी तरह से पराजित हो गए और उन्होंने अपना पिछला अहंकार खो दिया। यहां तक कि आखिरी आधे कदम के फोटोनिक भगवान भी डर गए, तुरंत पिघलती लौ रेगिस्तान से पीछे हटने के आदेश चिल्लाए। इस समय ब्लैक मिंग इंपीरियल आर्मी का एक बड़ा हिस्सा पिघलती लौ रेगिस्तान से अव्यवस्थित रूप से पीछे हट गया। ग्रैंड डिवोरिंग तकनीक, डिवोर। उन लोगों को भागने की कोशिश करते देख चू युआन की आंखें फिर से उन पर स्कैन की गईं। उसके चारों ओर एक डिवोरिंग भंवर दिखाई दिया। जहां भी वह जाता अनगिनत लोग उसमें समा जाते, खूनी फल में समा जाते, उसका आकार बढ़ता जाता। इस समय चू युआन के अवशोषण के साथ इस खूनी फल ने अनगिनत रक्त और आत्मासार को चूस लिया था। ये बहुत बड़ा हो गया था। एक भयानक रक्त लाल प्रकाश चमक रहा था। पर्याप्त नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वह जहां भी जाता वह जगह वीरान रह जाती। तुम इंसान नहीं हो।
चू युआन को ग्रैंड डिवोरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए देखकर आधे कदम के फोटोनिक भगवान के जनरल को लगा कि उसकी खोपड़ी फट गई है, केवल यह महसूस करते हुए कि चू युआन के आसपास एक दानव भगवान का क्षेत्र था। जो कोई भी अंदर जाता वह बिना दफन स्थान के मर जाता, यहाँ तक कि एक हड्डी भी नहीं बचती। मर जाओ। चू युआन के डिवोरिंग भंवर ने आधे कदम के फोटोनिक भगवान को घेर लिया। ये व्यक्ति खूनी फल में पिघलने से पहले एक चीख भी नहीं निकाल पाया, अचानक फिर से फूल गया। इतना ही नहीं, बल्कि चू युआन ने विशेष रूप से ब्लैक मिंग सेना के उन लोगों को निशाना बनाया जिनमें दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने की क्षमता थी। जब उनके रक्त और आत्मा का सार फल में निगल लिया गया तो यह आश्चर्यजनक दर से बढ़ गया। ग्रैंड डिवोरिंग तकनीक किसी भी चीज़ और हर चीज़ को निगल सकती है, इसे चू युआन की ज़रूरत की ऊर्जा में बदल सकती है। यह अफवाह थी कि जब चरम पर अभ्यास किया जाता है तो एक पूरी दुनिया को एक घूंट में निगल लिया जा सकता है। लगातार निगलते हुए ब्लैक मिंग सेना में दर्जनों संभावित दिव्य क्षेत्र की इकाइयां, 2 आधे चरण फोटोनिक देवता, एक सच्चे फोटोनिक देवता और बड़ी संख्या में दिव्य क्षेत्र की इकाइयां चू युआन द्वारा निगल ली गईं और एक विशाल रक्तरंजित फल में बदल गईं। दिव्य झलक का क्षेत्र, दिव्य क्षेत्र के मार्ग की झलक। मेरा मार्ग मानवता का मार्ग है, देवताओं का सर्वोच्च मार्ग, भीतर दयालु, बाहर निर्दयी। चू युआन अपने मार्ग के बारे में बेहद स्पष्ट था, मानवता और सम्राट पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक चिरस्थायी साम्राज्य का निर्माण। अंतहीन राष्ट्रीय भाग्य सुनहरे प्रकाश में बदल गया जिसने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर हजारों दिव्य अमृत नृत्य कर रहे थे। उसने बड़ी मात्रा में मन क्रिस्टल भी खा लिए जो बिखरी हुई क्रिस्टल धूल में बदल गए। दिव्य झलक का क्षेत्र, ये सारी ऊर्जा एक झटके में उसके शरीर में समा गई। अगर उसकी भव्य भक्षण तकनीक का उन्नयन न होता तो वह इसे इतनी जल्दी परिष्कृत नहीं कर पाता। दिव्य झलक का क्षेत्र, उत्प्रेरक के रूप में एक सच्चे फोटोनिक भगवान के साथ चू युआन ने सफलतापूर्वक दिव्य झलक के दायरे में प्रवेश किया। इस क्षेत्र की अपार शक्ति को महसूस करते हुए मन के हेरफेर के साथ मैं इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सूक्ष्मता से समझ सकता हूं और फिर अपनी शक्ति से मैं उन्हें धीरे से जांच सकता हूं। दिव्य क्षेत्र की शक्ति का सबसे छोटा संकेत प्राप्त करने के लिए वह घुसपैठिया दिव्य क्षेत्र है। दिव्य तलवार क्षेत्र का एक स्तर चू युआन की ताकत को बढ़ाता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी दिव्य कलाकृतियों या दिव्य क्षमताओं का उपयोग किए बिना भी उसकी शक्ति एक दिव्य इकाई के बराबर हो सकती है। रोमांचक, घुसपैठिया दिव्य क्षेत्र की सफलता दिव्य क्षमताओं से एक पूर्ण परिवर्तन है। चमकती आंखों के साथ चू युआन दिल खोलकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। शाही राजवंश द्वारा उसे दिया गया उपहार वास्तव में शानदार था। यदि भक्षण जोंगहान और भारी मात्रा में घुसपैठिया दिव्य क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र नहीं होते तो दिव्य अमृत के साथ भी चू युआन इतने कम समय में घुसपैठिया दिव्य क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम नहीं होता। इस समय शाही राजवंश के साथ युद्ध अपने अंत के करीब है। चू युआन द्वारा दिव्य क्षमताओं और घुसपैठिया दिव्य की दुर्जय संस्थाओं के भक्षण के साथ शेष आम सैनिकों में अपना प्रतिरोध जारी रखने की ताकत की कमी है। शाम से लेकर रात के अंत तक लड़ाई जारी रही। इस भव्य युद्ध में 2 मिलियन मजबूत शाही राजवंश बलों में से लगभग 70 से 80 हजार मारे गए, जिससे घुसपैठिया दिव्य का अस्तित्व फंस गया। लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं और अराजकता के बीच रेगिस्तान में भागने में कामयाब रहे कुछ लोगों को छोड़कर 10 लाख से अधिक को बंदी बना लिया गया था। शाही राजवंश से बड़ी मात्रा में आपूर्ति भी जब्त कर ली गई। हालांकि दाव सेना को भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वे शाही राजवंश की तुलना में नगण्य थे। एक झटके में 2 मिलियन कुलीन सैनिक मारे गए, दर्जनों घुसपैठिया दिव्य, 2 अर्धचरणीय दिव्य प्राणी और एक सच्चा दिव्य प्राणी सभी मारे गए। फिर भी शाही राजवंश जैसी शक्तिशाली सेना के लिए भी यह एक अपंग करने वाला झटका था। अगर यह खबर शाही राजवंश तक पहुंचती है तो मुझे आश्चर्य है कि सम्राट का चेहरा कैसा होगा। चू युआन अपनी प्रतिक्रिया के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन दावू पक्ष की शानदार जीत की खबर ने देश में कोहराम मचा दिया। जीत से उनका कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद राजवंश जितना मजबूत होता है उन्हें उतने ही अधिक अदृश्य लाभ मिलते हैं। क्या ये खत्म हो गया है? चाइनिंग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। राष्ट्रपति चाय, शाही राजवंश की कुलीन सेनाओं के नष्ट होने के साथ हमारा व्यवसाय भविष्य में और भी अधिक फलने फूलने की संभावना है। चू युआन जानता था कि इस युद्ध ने चाइनिंग को पूरी तरह से डरा दिया है। उसके दिमाग में दावू को अब 2 सितारा राजवंश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। ये जल्द ही 3 सितारा राजवंश बन जाएगा। महाराज, आपकी महान विजय पर बधाई। राष्ट्रपति चाई के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। दावू को संभावित 3 सितारा डिवीजन के रूप में मानने की उनकी पिछली तैयारी सही थी, लेकिन अब उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है और वे निलंबित दायरे में दावू के लिए 5 सितारा डिवीजन का सुझाव देने पर भी विचार कर रहे थे। अनंत वाणिज्य, दावू से बाहर निकलने के आपके अदूरदर्शी कदम ने मेरे कियानकुन वाणिज्य को एक मौका दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको इसका पछतावा होगा। चाइनिंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। अनंत वाणिज्य की वापसी ने उसे अंदर जाने का मौका दिया था।
महाराज, युद्ध के मैदान की सफाई पूरी हो गई है, सभी कैदियों को निरस्त कर दिया गया है, हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? इस समय जनरल लू ने रिपोर्ट की। आज्ञाकारी लोग रह सकते हैं, उन्हें मृत्यु शिविर में फेंक दिया जाएगा। उन्हें खिलाओ, अवज्ञाकारी लोगों को मार डालो जो विरोध करने की हिम्मत करते हैं, मुझे उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चू युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। हाँ महाराज। जनरल लू ने सिर हिलाया। इसके अलावा इस शानदार जीत के साथ फू लिंग को अर्जित संपत्तियों का प्रबंधन करने का काम सौंपें। मैं उसके लिए एक मानक स्थापित करूंगा। ड्यूक जोंगयुन, योगदानों को रिकॉर्ड करें। सैनिकों को उदारता से पुरस्कृत करें, योग्यता को पुरस्कृत करें और गलतियों को दंडित करें। मैं किसी भी सैनिक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा जिसने उल्लेखनीय योगदान दिया हो। चू युआन ने आगे कहा, गृह मंत्रालय से कहो कि मैं विजय भोज का आयोजन करूंगा। मैं हर मेधावी सैनिक को पुरस्कृत करूंगा। श्री चाय, क्या आप इस विजय का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाले भोज में शामिल होने में रुचि रखते हैं? क्या हम आपकी उपस्थिति पर भरोसा कर सकते हैं? मैं तब से इसमें शामिल होने का इरादा रखता हूं जब से महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है। चू युआन के करीब आने का यह एक अच्छा मौका था और चाई निंग इसे चूकने वाला नहीं था। चू युआन ने जवाब दिया, उस स्थिति में और भी बेहतर। शाही राजवंश की आक्रामकता के बिना मुझे इतने कम समय में घुसपैठ करने वाले दिव्य तक पहुंचने में मुश्किल होती। वह अभी भी केवल घुसपैठ करने वाला दिव्य है। चू युआन के शब्दों को सुनकर चाई निंग अंदर से पूरी तरह से टूट गया। पिघलती ज्वाला के रेगिस्तान में लड़ाई ने न केवल दावू की लौह रक्त वाली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि चाई निंग के दिल पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि दावू उसका सबसे अच्छा साथी होने के साथ साथ उसकी उन्नति में सहायक भी होगा। चू युआन द्वारा औषधीय जड़ी बूटियों के पहले बैच को जल्दी से बड़ी संख्या में अमृत में परिष्कृत किया गया, जिसे उसने फिर चाई निंग को सौंप दिया। हर एक गोल और मोटा था, जैसे कि उन्हें किसी सांचे से तराशा गया हो। उनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए थे। वास्तव में क्यानकुन व्यापारी संघ ने दिव्य अमृत से नीचे के अमृत से ज्यादा पैसा नहीं कमाया। उनके कीमियागरों की सफलता दर 2 से 3% थी और वे चू युआन के साथ ज्यादा साझा नहीं करते थे। हालांकि जब चाई निंग ने दिव्य अमृत देखा तो वह बहुत खुश हुआ। इसके लिए उनकी सफलता दर कभी कभी 10% से भी कम थी। चाहे उन्होंने इन दिव्य अमृतों को बेचा हो या उन्हें व्यापारी संघ के मजबूत व्यक्तियों को आपूर्ति की हो, लाभ औषधीय जड़ी बूटियों से होने वाले लाभ से कहीं अधिक था। आध्यात्मिक ऊर्जा चावल का पहला बैच भी क्यानकुन व्यापारी संघ को दिया गया था, जिससे दावू में अनगिनत युद्ध सामग्री लाई गई। केवल तभी जब संसाधन पर्याप्त हों, सेना का विस्तार किया जा सकता है। इससे पहले दावू में अनलिमिटेड मर्चेंट्स एसोसिएशन की रेटिंग केवल 2 सितारा थी, लेकिन अब वे 3 सितारा उपचार का आनंद ले रहे हैं। चाई निंग एक बार फिर से स्तर को अपग्रेड करने के बारे में भी सोच रहे हैं और उन्होंने पहले ही क्यानकुन व्यापारी संघ को यह विचार प्रस्तावित किया है। ये सितंबर में महान मार्शल कैलेंडर का 31वां वर्ष है। राष्ट्रीय भाग्य आग की तरह उबल रहा है, जैसे आकाश में चमकता हुआ एक शाश्वत सूर्य। हम लगभग उस युग में हैं जहां हर कोई अपनी मध्याह्न रेखाएं खोल सकता है। दावू का हर शहर और काउंटी, यहां तक कि सबसे आम नागरिक भी मध्याह्न रेखा खोलने के चरण में पहुंच चुके हैं। 6 या 7 साल के बच्चे भी स्वास्थ्य रखरखाव चरण में पहुंच चुके हैं। हालांकि दाव के पास 1 अरब से ज्यादा नागरिक थे, लेकिन हर किसी के लिए मार्शल आर्ट की खेती करना संभव नहीं था। बहुत से लोग बड़े होने के बाद ही स्वास्थ्य रखरखाव चरण में रह पाते थे। इसका मुख्य कारण दाव के पास इन सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए संसाधनों की कमी थी। लेकिन अब संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। हर परिवार आध्यात्मिक ऊर्जा चावल खाता है, खासकर वे बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं। इस चावल को खाने के बाद उनमें से हर एक गुलाबी रंगत से पोषित होता है और उनकी क्षमता वयस्कों से भी ज्यादा होती है। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे दाव के लिए सैनिकों का सबसे अच्छा स्रोत होंगे। सेना में प्रत्येक सैनिक को हर साल केवल कुछ स्पिरिट क्रिस्टल मिलते थे और उन्हें शायद ही कभी कोई अमृत मिलता था। अब उनमें से प्रत्येक हर दिन स्पिरिट क्रिस्टल को अवशोषित करता है और हर महीने अमृत की 1 बोतल प्राप्त करता है। इस तरह का उपचार 4 या 5 सितारा शाही राजवंश में होने वाले उपचार से बदतर नहीं है। इसका कारण चू युआन की क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता है। कुई शेन स्टेज 2, हर कोई अपनी मेरिडियन खोलने और खेती करने में सक्षम है। जो राष्ट्रीय भाग्य इकट्ठा हुआ है वह वास्तव में भयानक है। यह आगे बढ़ रहा था और चू युआन के दायरे को इस वजह से कुई शेन स्टेज 2 तक बढ़ा दिया गया था। 3 बख्तरबंद उड़ान नौकाओं का निर्माण किया गया है। इस समय 3 बख्तरबंद उड़ान नौकाएं, जिनके निर्माण में चू युआन से बहुत सारे संसाधन और बहुत समय लगा था, पूरी हो गई हैं। 3 बख्तरबंद उड़ान नौकाएं, जो अभी अभी पूरी हुई हैं, अब सिस्टम स्पेस में हैं। वे विमान वाहक की तरह दिखती हैं जिन्हें चू युआन ने याद किया था, लेकिन वे कई गुना बड़ी हैं। प्रत्येक जहाज में 30,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। पूरा शरीर कवच से ढका हुआ है।
बख्तरबंद उड़ान नाव पर चलने योग्य बंदूक की बैरल हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं। वे आत्मा क्रिस्टल द्वारा भी संचालित होते हैं। वे जो ऊर्जा किरणें उत्सर्जित करते हैं वे दिव्य मशीन तोप से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन दिव्य मशीन महान तोप से कमजोर हैं। समुद्री किला, बख्तरबंद उड़ने वाली नाव। चू युआन अपने दिल में चौंक गया। बख्तरबंद उड़ने वाली नाव, ये समुद्री जहाज अनगिनत यांत्रिक गुरुओं की बुद्धि से बनाया गया था। यह एक शक्तिशाली तोप से सुसज्जित है, इसकी बहुत लंबी दूरी है और इसमें बहुत अधिक शक्ति है। ये स्पिरिट क्रिस्टल द्वारा संचालित है और समुद्र पर नौकायन कर सकता है या आकाश में उड़ सकता है। नोट: उड़ान में स्पिरिट क्रिस्टल की खपत समुद्री नेविगेशन की तुलना में 10 गुना अधिक होगी। ये युद्ध उपकरण है जिसकी मेरे दाव को जरूरत है। चू युआन को आश्चर्य हुआ जब उसने बख्तरबंद उड़ान नाव को देखा। इतना शानदार युद्धपोत! अगर यह उसके ब्लूप्रिंट के लिए नहीं होता जो उसे सिस्टम स्पेस में इसे स्वचालित रूप से बनाने की अनुमति देता है, तो निलंबित शाही राजवंश को भी इसे बनाने में मुश्किल होती। उनके पास इतने सारे यांत्रिक स्वामी नहीं हैं। उसने देखा कि एक बख्तरबंद उड़ान नाव नौकायन करते समय प्रतिदिन 10,000 स्पिरिट क्रिस्टल और उड़ान भरते समय 100,000 क्रिस्टल की खपत करेगी। यह एक सामान्य गति पर है। यदि गति बढ़ाई जाती है तो खपत तेजी से बढ़ेगी और सामान्य बल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि चू युआन को लगा कि यह इसके लायक था। उनकी 3 मुख्य खोजों में से एक समुद्र में जाना था। नौसेना को प्रशिक्षित करने और बख्तरबंद उड़ान नाव की क्षमता का परीक्षण करने के लिए दक्षिण पश्चिम प्रांत में बख्तरबंद उड़ान नाव रखें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चू युआन पहले ही दावू रॉयल पैलेस से निकल चुका है। अपनी गति के साथ दक्षिण पश्चिम प्रांत तक पहुंचने में उसे केवल आधा घंटा लगा। दक्षिण पश्चिम प्रांत तटीय है और दावू द्वारा जीता गया पहला प्रांत होने के नाते यहाँ के नागरिकों को संसाधनों की एक बड़ी आपूर्ति भी मिली है। दक्षिण पश्चिम प्रांत के तटीय काउंटी में। नमस्कार महामहिम। चू युआन को देखते ही एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तुरंत अपना सम्मान देने के लिए आगे आया। इस व्यक्ति का नाम जो जोंग था, जो तटीय काउंटी का प्रीफेक्ट था। हालांकि लू कियानफू नामात्र का गवर्नर था, लेकिन उसका अधिकांश प्रयास दिव्य मार्शल सेना पर केंद्रित था, जिसने दक्षिण पश्चिम प्रांत के अधिकांश मामलों को जो जोंग के हवाले कर दिया। जो जोंग, मुझे कुछ दिन पहले तट के साथ सभी प्रांतों में अचानक सुनामी हमले के बारे में आपका स्मारक मिला है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक बाढ़ आई है। नुकसान क्या हुआ है? चू युआन ने जो जोंग से पूछा। महामहिम को जवाब देते हुए, सुनामी आज तक पूरी तरह से नहीं रुकी है। अभी आज सुबह ही एक और सुनामी आई जो पिछली सुनामी से भी ज्यादा भयंकर थी। जो जोंग ने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैंने पहले ही लोगों को इस पर नजर रखने और पहली सुनामी के बाद रात भर नागरिकों को दूसरी जगह बसाने के लिए भेज दिया है। इसलिए हालांकि कई शहरों में बाढ़ आ गई थी, सौभाग्य से शुरुआती नुकसान के अलावा कोई और हताहत नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छा किया। सुनामी प्राकृतिक आपदाएं हैं। सुनिश्चित करें कि उन स्थानांतरित नागरिकों को ठीक से बसाया जाए। अदालत आपूर्ति आवंटित करेगी। चू युआन ने सिर हिलाया। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। जो जोंग ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर कहा, हालांकि महाराज, मैं सैकड़ों वर्षों से दक्षिण पश्चिम प्रांत में रहता हूं और मैंने कभी भी ऐसी अजीबोगरीब सुनामी नहीं देखी। हर लहर पिछली लहर से ज्यादा शक्तिशाली थी। साथ ही इसमें बहुत सारी ज्वालामुखीय चट्टानें भी मिली हुई थीं, इसलिए मुझे संदेह है कि यह केवल समुद्र तल की नियमित हलचलों के कारण नहीं है जिससे सुनामी आती है। विकल्प 1, सुनामी के कारण की जांच करने के लिए समुद्र में जाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट जीतें और एक टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत X1 जीतें। विकल्प 2, रुकें और सुनामी के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, 300 डेस्टिनी पॉइंट जीतें और एक बोन रिन्यूइंग पिल X1 जीतें। आपको संदेह है कि इस सुनामी में और भी कुछ है। जब चू युआन बोल रहा था तो भूकंप की तरह एक गड़गड़ाहट वाला कंपन हुआ। उसकी आंखें तुरंत दूर तक फैल गईं। सैकड़ों फीट ऊंची ज्वार की लहरें शहर में इस तरह से बह रही थी मानो स्वर्ग की नदी बह रही हो। सुनामी रुकने से पहले लगभग 10 मिनट तक चली। जो जोंग ने कड़वाहट से कहा, महाराज आप देखिए, ये सुबह की सुनामी से भी अधिक तीव्र है। मैं देखता हूँ। दक्षिण पश्चिम प्रांत की नौसेना को इकट्ठा करो। मैं इस बार समुद्र में जाकर जांच करूंगा कि इस सुनामी का स्रोत कहाँ से आता है। चू युआन ने कहा, यह सुनामी वास्तव में असाधारण थी। इसके अलावा हालांकि बख्तरबंद उड़ने वाली नाव का निर्माण किया गया है, लेकिन इसका अभी तक युद्ध परीक्षण नहीं किया गया है। यह एक सही अवसर है। डिंग, मेजबान ने विकल्प 1 चुना, 300 भाग्य अंक और टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत X1 प्राप्त किया। टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत 99 बहुमूल्य दिव्य सामग्रियों से बने अमृतों में से एक दिव्य अमृत। इसे लेने के बाद ये दिव्य मार्ग को प्रबुद्ध कर सकता है और ईश्वर के ज्ञानोदय तक पहुंच सकता है। नुकसान, केवल कोई शेन चरण में उपयोग किए जाने पर ही प्रभावी होता है और ऐसी जगह पर जल्दी से सफलता प्राप्त करनी चाहिए जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हो। नुकसान 2, मेजबान सिस्टम द्वारा पुरस्कृत विशेष अमृत का उपयोग नहीं कर सकता।
टोंग जुवानमिंग दिव्य अमृत, एक चमत्कार जो किसी को पीरिंग दिव्यता क्षेत्र को बाईपास करने और सीधे दिव्य रोशनी क्षेत्र में चढ़ने में मदद करने में सक्षम है। दुर्भाग्य से सिस्टम इनाम के रूप में काम करने वाले इस विशेष अमृत का चू युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि यह मुझे प्रभावित नहीं करता है, फिर भी मैं इसे अपने अधीनस्थों को दे सकता हूं। लू कियानफू की ताकत तेजी से बढ़ती दिव्य मार्शल आर्मी के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन अगर मैं उसे टोंग जुवानमिंग दिव्य अमृत प्रदान करता हूं और वह दिव्य रोशनी प्राप्त करता है, तो वह महान सेना का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम होगा। चू युआन निराश नहीं हुआ। महाराज रवाना होने की योजना बना रहे हैं, जो जोंग ने गंभीरता से कहा। मैंने पहले भी लोगों को भेजा है, लेकिन हमारे जहाज भी तूफानी समुद्र से गुजरने में विफल रहे और ये तूफान काफी समय तक चल सकते हैं। इस बारे में चिंता न करें, मेरे पास जहाज हैं। हाल के दिनों में आए भयंकर तूफानों और सुनामी के हमले के कारण विशाल समुद्र अविश्वसनीय रूप से उदास था। आसमान घने काले बादलों से भरा हुआ था। एक चमकदार और साफ समुद्र के बजाय जो नजर आया वह एक चिंताजनक विस्तार था। इन परिस्थितियों के बावजूद कई मार्शल आर्ट मास्टर समुद्र में जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनामी कभी कभी समुद्र तल से छिपे हुए खजाने को बाहर निकाल सकती है। यह महामहिम का जहाज है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये समुद्र पर एक किले की तरह है। चू युआन ने अपने सिस्टम स्पेस से 3 बख्तरबंद उड़ने वाली नावें छोड़ी। धातु के युद्धपोतों ने जुओ जोंग को लगभग अंधा कर दिया। वह 100 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहा था और उसने पहले कभी ऐसे भयानक युद्धपोत नहीं देखे थे। ये दावों की गहरी जड़ें हैं, जुओ जोंग ने खुद से कहा। जल्दी करो, जहाज पर चढ़ो। आज महामहिम इस सुनामी के स्रोत की जांच करने के लिए समुद्र में जाना चाहते हैं। फिर आग्रह के तहत काले पानी के कवच पहने हुए 1 लाख सैनिकों को समूहों में 3 बख्तरबंद उड़ान नौकाओं पर चढ़ाया गया। इन 1 लाख नौसैनिक सैनिकों को हाल ही में चू युआन द्वारा 1 या 2 महीने के भीतर भर्ती और प्रशिक्षित किया गया था। उनमें से अधिकांश दक्षिण पश्चिम प्रांत से थे। आखिरकार यहाँ के लोग समुद्र के किनारे रहते थे और नौसैनिक युद्धों से बहुत परिचित थे। इस बार हमारा उद्देश्य सुनामी के स्रोत का पता लगाना है। 3 बख्तरबंद उड़ान नौकाएं लॉन्च की गईं। उनकी गति सामान्य जहाजों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा वे बिना किसी झटके के बहुत आसानी से आगे बढ़ीं। उनके विशाल आकार के बावजूद ऐसा लगा जैसे वे समतल जमीन पर चल रही हों। चू युआन जहाज के आगे की ओर खड़ा था, जो तेजी से पीछे हटते समुद्र के नज़ारे से घिरा हुआ था। बख्तरबंद उड़ान नौक का एक फायदा यह था कि एक बार रास्ता तय हो जाने के बाद यह अपने आप आगे बढ़ सकती थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही बख्तरबंद उड़ान नौक दक्षिण पश्चिम प्रांत से बाहर निकली, समुद्र से फिर से हिंसक उतार चढ़ाव उठे। एक तूफान आ रहा था जिसके साथ गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आ रही थीं और कई 100 फीट ऊंची लहरें उठ रही थीं। ऊंचे पहाड़ों की तरह लहरों के बाद लहरें उठ रही थीं। हालांकि ऐसी भयंकर लहरों का सामना करते हुए बख्तरबंद उड़ान नौक ने प्रकाश के फटने का उत्सर्जन किया, जिससे बाहर समुद्री पानी अवरुद्ध हो गया। जहाज बिल्कुल भी नहीं हिला और बिना किसी प्रभाव के सीधे अपने रास्ते पर चलता रहा। इन जहाजों पर कोई असर नहीं हुआ। जुओ जोंग एक बार फिर चौंक गया। इस समय बख्तरबंद उड़न नाव आगे बढ़ती रही। सुनामी की आवृत्ति दिन में कई बार से हर 2 घंटे में कई बार हो गई थी और प्रत्येक दौर पिछले दौर से अधिक शक्तिशाली था। 2 घंटे बाद नाव के सामने अचानक एक अंतहीन घना कोहरा दिखाई दिया, जिसमें बारूद की झलक थी। यह इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना लगभग असंभव था। इतना घना कोहरा। जब बख्तरबंद उड़न नाव घने कोहरे में चली गई तो जुओ जोंग ने उसे छुआ और उसका हाथ तुरंत भूरे रंग से ढक गया। उसने कहा, महाराज, ये ज्वालामुखी की राख है। इतनी ज्वालामुखी राख क्यों है? क्या ये हो सकता है कि इस सुनामी का विस्फोट ज्वालामुखी से संबंधित है? लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट का भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए। ओह, ज्वालामुखी विस्फोट! ऐसा लगता है कि हम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। अगर हम ज्वालामुखी की दिशा में जाएं तो हम इसका कारण जान सकते हैं। हालांकि घने कोहरे ने उनका दृश्य अवरुद्ध कर दिया था, चू युआन की आंखों में सोने की चमक थी। वह देख सकता था कि एक बहुत दूर की जगह पर अत्यधिक गर्म आग और धुएं के बादल लगातार फट रहे थे, जो समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहे थे। एक जहाज आ रहा है और वह हमारे करीब आ रहा है। चू युआन की आंखें कोहरे को भेद सकती थीं और ऐसी चीजें देख सकती थीं जो दूसरे नहीं देख सकते थे। जहाज? इस तरह के मौसम में कौन नौकायन करेगा? जुओ जोंग ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, ये समुद्री डाकू होंगे। उसे पता था कि समुद्री डाकू हमेशा से ही समुद्र में रहे हैं, लूटपाट करते रहे हैं। दक्षिण पश्चिम प्रांत ने कई समुद्री डाकुओं के हमलों को झेला था और बाद में संप्रदायों का एक गठबंधन बनाया था, लेकिन वे अभी भी उनके बारे में कुछ नहीं कर पाए थे। ये बेहद परेशान करने वाला था। आप सही कह रहे हैं, वे वास्तव में समुद्री डाकू हैं। चू युआन एक नज़र में स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जहाज पर ये लोग सभी भयानक जगहों से आ रहे थे। ग्रेटर दैन
बुरी खबर, महाराज, मैंने टाइगर शार्क द्वीप के बारे में सुना है। वे बेहद क्रूर और दुष्ट समुद्री डाकुओं का एक समूह हैं। उनके 9 नेता हैं, जिनमें से कुछ दिव्य रोशनी क्षेत्र में हैं। उन्होंने पहले भी 2 सितारा समुद्री शाही राजवंश और अनगिनत 1 सितारा बलों को मिटा दिया है। तो समुद्री डाकुओं के एक समूह में एक दिव्य रोशनी का अभ्यासी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने घमंडी हैं, चू युआन ने लापरवाही से कहा। उसने देखा, ये समुद्री डाकू चू युआन और अन्य लोगों पर चिल्लाए। उनके जहाज बख्तरबंद उड़ने वाली नाव की तुलना में बहुत छोटे थे, लेकिन वे बेहद फुर्तीले और तेज थे। उन्होंने अपनी गति का लाभ उठाकर उड़ने वाली नाव को घेर लिया और अराजकता पैदा कर दी। समुद्री डाकुओं के इस समूह ने अपना पूरा जीवन समुद्र में लूटपाट और डकैती करते हुए, सभी प्रकार की दुष्टताएं करते हुए बिताया। वे नौसैनिक युद्धों से बहुत परिचित थे और बेहद घमंडी थे। तुम मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो, चू युआन ने उदासीनता से कहा। चढ़ो। अचानक 3 बख्तरबंद उड़ने वाली नावें टाइगर शार्क द्वीप से समुद्री डाकुओं की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे हवा में उठीं। ये वास्तव में उड़ रही है। समुद्री डाकू अविश्वास में घूर रहे थे। बमबारी शुरू करो, चू युआन ने उनसे मजाक करने की भी जहमत नहीं उठाई। तुरंत 3 बख्तरबंद उड़न नौकाओं से हजारों तोप के बैरल उठे और हजारों ऊर्जा तोप के गोले अंधाधुंध बमबारी में आसपास के समुद्री क्षेत्र को घेर लिया। ध्यान दें, बख्तरबंद उड़न नाव असाधारण रूप से मजबूत तोप बैरल से सुसज्जित थी, जो दिव्य मशीन तोपखाने से थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी और दिव्य मशीन भारी तोपखाने से कुछ ही कम थी। कई राउंड की गोलीबारी के बाद सभी समुद्री लुटेरों के जहाज नष्ट हो गए और बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरे मारे गए। केवल कुछ पीरिंग दिव्यता विशेषज्ञ और कुछ दिव्य क्षमता विशेषज्ञ बच गए, हालांकि अचानक बमबारी से गंभीर रूप से घायल हो गए। दावू किस तरह की शक्ति है? अग्रणी पीरिंग दिव्यता विशेषज्ञ ने डर से कहा। तुमने टाइगर शार्क द्वीप पर हमला करने की हिम्मत की। फिर से गोली चलाओ, चू युआन ने 2 ठंडे शब्द उगल दिए। तीनों युद्धपोतों ने ऊपर अपने हजारों तोपों के बैरल को स्वचालित रूप से घुमाया और बचे हुए समुद्री डाकुओं पर निशाना साधा। धमाका! अचानक प्रकाश की हजारों गर्म किरणें उनके शरीर से होकर गुजरी और उन्हें पूरी तरह से राख में बदल दिया। पूरी गति से आगे बढ़ो, हमें आधे घंटे के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। चू युआन ने एक आदेश जारी किया और बख्तरबंद उड़ान नाव अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। महामहिम, ज्वालामुखी विस्फोट का स्थान बस आगे ही है। आधे घंटे बाद 3 बख्तरबंद उड़ती नावें घने कोहरे से गुजरीं और रुक गईं। तुरंत अलग अलग आकार के दर्जनों द्वीप दिखाई देने लगे, जिनमें से हर एक पर ज्वालामुखी थे। सभी से लगातार लावा निकल रहा था। ऐसा लगता है कि इन ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण सुनामी आई। चू युआन ने एक पल देखने के बाद टिप्पणी की। महामहिम, वहां लोग हैं, जो जोंग ने अचानक कहा। मैं उन्हें देख रहा हूं। चू युआन ने देखा, ज्वालामुखी के ऊपर हवा में सैकड़ों लोग थे, जो 3 गुटों में विभाजित थे। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैयुन द्वीप के लोग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ आएंगे। तो क्या तुमने खजाने की खुशबू सूंघी है और इसे यहाँ छीनना चाहते हो? एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके कपड़े पिछले समुद्री डाकुओं के समूह से बहुत अलग नहीं थे और महत्वपूर्ण साधना दिव्य क्षमताओं तक पहुंच चुकी थी, अब सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग को देख रहा था और ठंडे स्वर में बोल रहा था। कभी कभी समुद्र में असामान्य उतार चढ़ाव अक्सर प्राकृतिक खजाने के उद्भव के साथ मेल खाते हैं। चाहे ऐसा हो या न हो, ऐसे भयानक सुनामी उतार चढ़ाव निश्चित रूप से असामान्य हैं। बेशक वे जांच करने और अपनी किस्मत आजमाने के लिए आएंगे। टाइगर शार्क द्वीप के तीसरे द्वीप मास्टर, बैयुन द्वीप के बुजुर्ग जो डिप्टी द्वीप मास्टर थे, ने गंभीरता से उत्तर दिया। बैयुन द्वीप असामान्य सुनामी उतार चढ़ाव की जांच करने के लिए ही यहाँ आया था। हाल ही में सुनामी पहले ही बैयुन द्वीप को प्रभावित कर चुकी है। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, यहाँ खजाने के लिए हैं। हे, यह अच्छा है, तीसरे द्वीप के मास्टर ने हंसते हुए कहा। मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर बाद में वास्तव में खजाने हैं तो प्रतिस्पर्धा न करना सबसे अच्छा है, क्योंकि वे सभी मेरे टाइगर शार्क द्वीप के हैं। थर्ड आइलैंड मास्टर, मैं आपके टाइगर शार्क द्वीप को सलाह देता हूं कि वे बहुत घमंडी न बने। एक और व्यक्ति था जिसका चेहरा अप्रिय हो गया और उसने गंभीरता से बात की। स्पिरिट फॉग आइलैंड के लोगों, इसलिए आपके पास मेरे टाइगर शार्क द्वीप के साथ युद्ध शुरू करने का साहस है। घाव ठीक हो जाने के बाद आप दर्द भूल गए हैं। थर्ड आइलैंड मास्टर काफी बेईमान दिखाई दिए। बैयुन आइलैंड और स्पिरिट फॉग आइलैंड के लोगों के चेहरे थर्ड आइलैंड मास्टर के अहंकार पर उनकी नाराजगी को दर्शाते थे। टाइगर शार्क आइलैंड 10,000 मील के आसपास के समुद्री क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकुओं का घर है। अगर हम ताकत की बात करें तो यह वास्तव में बैयुन आइलैंड और स्पिरिट फॉग आइलैंड दोनों से कमजोर है, लेकिन बाद के 2 के पास बड़े परिवार और व्यवसाय हैं। लेकिन टाइगर शार्क आइलैंड को इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर वे आपको हरा नहीं सकते तो वे आपका जीवन असुविधाजनक बना देंगे, आपके समुद्री जहाज़ों को अवरुद्ध कर देंगे।
अगर आप उनके द्वीप पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो वे इसे छोड़कर चले जाएंगे। फिर वे अंधेरे में छिप जाएंगे और घात लगाएंगे। वे बेहद परेशान करने वाले हैं। कोई और आ रहा है, स्पिरिट फॉग आइलैंड से किसी ने कहा। कौन? थर्ड आइलैंड मास्टर की आंखों में एक भयावह भाव दिखाई दिया। यह आपका महामहिम दाव का मास्टर है। बख्तरबंद उड़न नाव ज्वालामुखी द्वीपों के सामने एक गड़गड़ाहट के साथ रुकी। शाही वस्त्र पहने चुयुआन युद्धपोत से आसमान में उतरा, लोगों को नीचे देखते हुए। दाव का मास्टर। थर्ड आइलैंड मास्टर की आंखें लालच से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसने इस शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन चुयुआन की ताकत को महसूस किया। वह सिर्फ एक पर्यवेक्षक है। मुझे लगा कि यह कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन आपका युद्धपोत काफी अच्छा है। जहाजों से परिचित होने के कारण उसने एक नज़र में देखा कि चुयुआन का जहाज टाइगर शार्क द्वीप के सबसे अच्छे जहाज से बेहतर था। तुम मेरे जहाज की तारीफ करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो, चुयुआन ने कहा। ओह, और कौन? तीसरे द्वीप के मास्टर ने फिर से अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन अचानक उसका भाव बदल गया और वह चिल्लाया, रुको, तुम उस दिशा से आ रहे हो? मैंने बहुत से अधीनस्थों को भेजा और कोई रिपोर्ट नहीं मिली। क्या ये हो सकता है कि वे पहले से ही आ गए हों? महामहिम आ चुके हैं, जल्दी से अपना सम्मान प्रकट करें। इस समय जोऊ जोंग ने भी एक जोरदार आदेश जारी किया। टाइगर शार्क द्वीप के समुद्री लुटेरों ने महामहिम का उल्लंघन किया है और इस प्रकार बमबारी की गई और मौके पर ही मारे गए। तुमने टाइगर शार्क द्वीप के मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तीसरे द्वीप के स्वामी का क्रोध स्पष्ट था। यहाँ के आसपास कौन टाइगर शार्क द्वीप से कुछ हद तक नहीं डरता था। हर साल उन्हें एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी, अन्यथा समुद्र की यात्रा करना असंभव साबित होता। व्हाइट क्लाउड आइलैंड और स्पिरिट फॉग आइलैंड के लोग ये सुनकर खुश हुए। हाल के वर्षों में टाइगर शार्क द्वीप के लोग बहुत घमंडी हो गए हैं। इस रहस्यमय शाही राजवंश के अचानक प्रकट होने से, जिसने उन्हें नुकसान में डाल दिया, उनका उत्साह बढ़ गया। बूम! लेकिन ठीक उसी समय दर्जनों ज्वालामुखी द्वीप अचानक फट गए। दहन पहले की तुलना में 10 गुना अधिक हिंसक था। लावा इतना भयानक था कि दिव्य क्षमताओं के उपयोगकर्ता भी उसे देख सकते थे। इसे रोक नहीं सका, जिससे आकाश और धरती का रंग बदल गया। ज्वालामुखी फिर से फट गया है। द्वीप के 3 मास्टर्स ने अपना संयम वापस पा लिया। इतना बड़ा कोलाहल, इस ज्वालामुखी के नीचे एक महत्वपूर्ण खजाना होने की बहुत संभावना है। व्हाइट क्लाउड आइलैंड और स्पिरिट फॉग आइलैंड के मजबूत लोगों ने भी अनुमान लगाया। ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं थीं। विशाल समुद्र में अनगिनत प्राचीन दिव्य वस्तुएं दबी हुई थीं, जिनमें से कुछ ब्रह्मांड के निर्माण से भी पहले की थीं। हजारों साल पहले किसी ने समुद्र के तल से एक प्रसिद्ध दिव्य वस्तु प्राप्त की, जो अंततः दिव्य देवता के स्तर तक पहुंच गई और 9 सितारा शाही राजवंश की स्थापना की, जो अभी भी शाश्वत दुनिया में ऊंचा खड़ा है। इस समय ज्वालामुखी का विस्फोट पहले की तरह शांत नहीं हुआ, बल्कि अंतहीन रूप से जारी रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अंदर से हिंसक रूप से दस्तक दे रही हो, जिससे चटकने की आवाजें आ रही हों। कुछ द्वीप तो झटकों को झेल भी नहीं पाए और टूटने लगे। ज्वालामुखी के मुंह से अचानक चमक निकली। नीचे देखने पर पता चला कि 2 चमकती हुई रोशनियां थीं जो रत्नों जैसी लग रही थीं। खजाना मेरे टाइगर शार्क द्वीप का है। थर्ड आइलैंड मास्टर ने शक्ति के साथ विस्फोट किया, ज्वालामुखी के मुहाने पर उड़ते हुए, अपनी निगाह अंदर की ओर टिकाते हुए। पूरी सहस्राब्दी के बाद मुझे आखिरकार उस लानत भरी भव्य सरनी से बचने का अवसर मिला है जिसने मुझे 1000 साल तक बंद रखा था। ज्वालामुखी के भीतर से एक दहाड़ आए और उसके बाद एक भयानक बुरी आभा ने चारों ओर भर दिया। धमाका! सील पूरी तरह से टूट गई। 2 चमकती हुई रोशनियां खजाने नहीं, बल्कि विशाल आंखें निकलीं। अचानक एक बड़ा जीव ज्वालामुखी से बाहर निकला। ये 100 से 200 फीट लंबा, काला और काली धुंध में लिपटा हुआ था। अरे, ये खजाना नहीं है। लेकिन थर्ड आइलैंड मास्टर ने अचानक एक बेहद खतरनाक आभा महसूस की। वह ज्वालामुखी के मुहाने के सबसे करीब था। शुरू में खजाने को तुरंत जब्त करने का इरादा रखता था, लेकिन चौंक गया। विशाल जीव ने अपना विशाल मुंह खोला। जैसे ही वह बाहर निकला, ज्वालामुखी के मुंह में घुसकर उसे पूरा निगल लिया। थर्ड आइलैंड मास्टर, एक आरोही पावरहाउस, संघर्ष करने का मौका दिए बिना ही निगल लिया गया। ये वास्तव में एक भयानक दृश्य था। इस क्षण में सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि वे किससे मुकाबला कर रहे थे। यह एक ड्रैगन था, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के विपरीत, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से दुष्ट, एक पतनशील आभा बिखेर रहा था। वह दुष्ट ड्रैगन जो 1000 साल पहले तबाही मचा रहा था। तुम अभी भी जीवित हो। व्हाइट क्लाउड आइलैंड और स्पिरिट फॉग आइलैंड के लोगों ने दुष्ट ड्रैगन को पहचान लिया और डर से कांप उठे। 1000 साल पहले ड्रैगन ने कई द्वीपों पर अनगिनत जीवों को खाकर तबाही मचाई थी। यह एक शक्तिशाली दुश्मन से पराजित होने के बाद ही गायब हुआ और अप्रत्याशित रूप से यहाँ बंद हो गया। तो तुम लोग अभी भी इस राजा को याद करते हो? दुष्ट ड्रैगन ने कहा। उस स्थिति में मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। इसका विशाल शरीर ऐंठ गया और विशाल मुंह ने दोनों द्वीपों के लोगों को निगल लिया।
हालांकि दोनों द्वीपों पर आरोही शक्तियां थीं, लेकिन वे इस दुष्ट ड्रैगन के सामने कुछ नहीं कर पाए। ये ड्रैगन बहुत ही भयंकर था। थोड़े ही समय में इसने उन सभी को खा लिया। 3 द्वीप, 3 आरोही शक्तियां, बिना किसी संघर्ष के सभी खा गए। अकल्पनीय भयावहता का दृश्य। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, मुझे भोजन परोसा जाएगा। तुम मूर्ख मनुष्य अभी भी इसे खजाना समझते हो। मैं 1000 साल से बंद हूं और कमजोर हूं। तुम वही हो जिसकी मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए जरूरत थी। सैकड़ों शक्तिशाली लोगों को खाने के बाद ड्रैगन ने कुछ ऊर्जा वापस पाए और अपनी नज़र बख्तरबंद उड़ने वाली नाव पर घुमाई। यहाँ अभी भी कुछ लोग हैं। हालांकि वे खाए जाने के बाद ज्यादा ऊर्जा वापस नहीं पाएंगे, लेकिन वे मेरे पेट को भरने के लिए पर्याप्त हैं। दुष्ट ड्रैगन अपनी विशाल ड्रैगन आंखों के साथ चू युआन के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। यह अपनी उंगली के एक झटके से उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। 1000 साल तक बंद रहने के कारण इसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा था। एक बार जब यह मुक्त हो जाता तो यह अपनी चरम स्थिति को बहाल करने के लिए द्वीपों और यहां तक कि मुख्य भूमि पर हर प्राणी को निगलने के लिए दौड़ता। स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाओ। इसका विशाल मुंह चौड़ा हो गया। चू युआन और बख्तरबंद उड़ान नाव पर सभी को निगलने के लिए तैयार। मेरी उपस्थिति में भक्षण करने की हिम्मत। तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। चू युआन के चेहरे पर व्यंग्य का एक स्पर्श उभरा। वह विचल रहा। दुष्ट ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली जबरदस्त चूषण शक्ति ने उसके वस्त्र के कोने को भी नहीं हिलाया, जिससे दुष्ट ड्रैगन में भ्रम की एक मजबूत भावना पैदा हुई। तुम मेरी भक्षण शक्ति का सामना करने में सक्षम हो, दिलचस्प है। दुष्ट ड्रैगन ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उसे टाल दिया। तुम्हें बधाई देने के लिए मैं तुम्हें धीरे धीरे खा जाऊंगा, तुम्हें भयंकर पीड़ा सहने दूंगा। उसने सीधे हमला किया, अपने विशाल ड्रैगन शरीर को चलाते हुए। उसके पंजे बेहद डरावने थे। एक हल्का सा हुक किसी चीज को चीर सकता था, जैसे कपड़े के टुकड़े को चीर रहा हो। यह एक मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृति की तरह शक्तिशाली था, बस असाधारण रूप से शक्तिशाली। केवल 5वीं स्तर की दिव्य शक्ति। तुम वास्तव में कमजोर हो। तुम्हें भूमि पर कहर बरपाने और मेरे विषयों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मैं तुम्हें यहां मार दूंगा। अचानक चू युआन ने मुक्का मारा। अनंत लपटों ने उसे घेर लिया। उसके दिव्य मुक्के की भयंकर लपटें सीधे दुष्ट ड्रैगन के पंजे पर लगीं। दिव्य मुक्का दुष्ट ड्रैगन के पंजे पर लगा। पहले तो उसे कोई परवाह नहीं हुई, लेकिन फिर उग्र लपटें उसके शरीर पर जलने लगीं और उसके भीतर की तीव्र दुर्भावना ने ईंधन की तरह काम किया, जिससे उसने एक दर्दनाक आवाज निकाली। उसके शरीर पर पपड़ी गर्म होकर लाल हो गई और चटकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अरे, यह महान अग्नि तकनीक की शक्ति है। तुम भी इस महान तकनीक को जानते हो। दुष्ट ड्रैगन ने घृणा और क्रोध से भरी आवाज निकाली। अतीत में इसे एक शक्तिशाली प्राणी ने हराया था, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके, केवल इसे एक पनडुब्बी ज्वालामुखी के तल पर सील कर दिया। उम्मीद है कि आग की शक्ति इसकी राक्षसी कीवी को नष्ट कर सकती है। लेकिन दुष्ट ड्रैगन जितना क्रोधित और घृणास्पद होता गया, उसे नष्ट करना उतना ही कठिन होता गया। इसलिए यह आग की शक्ति पर अत्यधिक क्रोधित था। महान अग्नि तकनीक दिव्य अग्नि पंच चू युआन द्वारा निष्पादित किया गया था। उसने ड्रैगन की घृणा को नजरअंदाज कर दिया। उसका पूरा शरीर सुनहरे सम्राट की आग से जल रहा था, पूरी तरह से ऐसी शक्ति का प्रयोग कर रहा था जो एक सामान्य लौ से अधिक तीव्र थी, जिससे एक मजबूत दबाव पैदा हो रहा था। इस समय दुष्ट ड्रैगन ने अपनी असीम घृणा को उजागर किया। इसकी राक्षसी कीवी दानव दुनिया से एक राक्षस ड्रैगन, एक गिरे हुए ड्रैगन की तरह आसमान छू रही थी। जितनी गहरी नफरत उतना ही मजबूत मन। शक्ति उसके पंजे में केंद्रित थी और वह अचानक आग को तोड़कर चू युआन के पीछे एक पल में प्रकट हुआ। बच्चे, मेरे लिए मरो। तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। इसकी आवाज तीव्र आघात से भरी थी। ये दुष्ट ड्रैगन की शक्ति थी, नरक की आत्मा को नष्ट करने वाली आवाज की तरह लोगों की आत्माओं को कांप रही थी। इसका पंजा अब बेहद तेज था और यह यिन और यांग को काटते हुए बिजली की तरह तेजी से नीचे गिर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका पंजा गिरा, चू युआन तेजी से मुड़ा। उसकी सुनहरी हथेली से तीखी सुनहरी रेखाएं निकल रही थीं। महान काटने की तकनीक को चरम पर पहुंचाया गया। एक झटके से एक विशाल ड्रैगन का पंजा गिर गया। इसकी रक्षा एक मध्यम श्रेणी की दिव्य कलाकृति के बराबर चू युआन द्वारा अपने सबसे शक्तिशाली राज्य में इस्तेमाल की गई महान काटने की तकनीक का विरोध नहीं कर सकी। महान काटने की तकनीक। दुष्ट ड्रैगन ने अत्यधिक दर्द सहा और दहाड़ते हुए कहा, अरे, अगर मैं अपनी चरम अवस्था में होता तो तुम्हें मारना चींटी पर पैर रखने जितना आसान होता। दुर्भाग्य से तुम नहीं हो। चू युआन के आसपास ऐसा लग रहा था मानो युद्ध की बाढ़ आ गई हो। 7 युद्ध रूपों ने उसकी दूसरी स्तरीय दिव्य क्षमताओं के साथ मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक चाल पिछले एक से बेहतर थी। दुष्ट ड्रैगन पर एक हिंसक तूफान की तरह बरस रही थी। अपनी मजबूत काया के बावजूद दुष्ट ड्रैगन चू युआन के लगातार भयंकर हमलों का सामना नहीं कर सका, बार बार पीछे हटता रहा।
हर बार जब उसने जवाबी हमले के लिए अपनी ताकत जुटाने की कोशिश की तो चू युआन की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। अपने अंतिम हमले में उसने ड्रैगन के शरीर पर सीधा मुक्का मारा, जिससे वह अत्यधिक दर्द से चीखने लगा। वह टूटने के कगार पर था। ये व्यक्ति इतना दुर्जय कैसे हो सकता है, मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमले से घबराए दुष्ट ड्रैगन ने फैसला किया, मैं उससे भिड़ना जारी नहीं रख सकता। मुश्किल से भागने के बाद अब मेरी प्राथमिकता अपनी ताकत वापस पाना है। दाओ, मैं इसे याद रखूंगा। उसने भागने की कोशिश करते हुए अचानक छलांग लगाए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? चू युआन ने दोनों हाथों से हवा को चीर दिया, अपनी उंगलियों पर एक अनंत ज्वाला को बुलाया। तुरंत एक अग्नि छतरी उतरी। ड्रैगन अपने भागने के रास्ते को जलाने वाली आग की लहर से लड़खड़ा गया, डर और गुस्से के मिश्रण में चिल्लाया, लानत है! क्या तुम मौत से लड़ने पर आमादा हो? मुझे उकसाओ मत, मैं तुम्हारे खिलाफ जान और अंग जोखिम में नहीं डालना चाहता। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? चू युआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पहले तुम्हें योग्य होना चाहिए। हालांकि तुम्हारा वर्तमान 5वां स्तर का मान तुम्हारे शिखर से बहुत दूर है, तुम्हारे शरीर के अंदर का अवशेष मुझे बहुत लाभ पहुंचा सकता है, संभवतः मुझे दूसरे स्तर को तोड़ने में भी सक्षम कर सकता है। विशाल अग्नि संरचना, अंडरवर्ल्ड का मैग्मा। कोने में फंसकर दुष्ट ड्रैगन ने चू युआन पर अपनी नजरें टिकाईं और धरती के नीचे से मैग्मा को बाहर निकालते हुए दहाड़ते हुए कहा, चलो मुझे धकेलते रहो। चलो हम साथ साथ मरते हैं। तुम्हारी पूरी ताकत यहीं दफन हो जाएगी। विकल्प 1, सावधानी से आगे बढ़ें, दुष्ट ड्रैगन को पहले जाने दें, उसे मारने का अवसर तलाशें, 300 भाग्य अंक अर्जित करें। विकल्प 2, सबकी परवाह न करें, उसे यहीं और अभी मार दें, 300 भाग्य अंक अर्जित करें। अपना शॉट लें, मैं आपको यह मौका देता हूं। चू युआन ने उदासीनता से कहा। बहुत अच्छा, मैं सब कुछ जोखिम में डालूंगा। दुष्ट ड्रैगन, जो अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था, दहाड़ता हुआ बोला, मेरे लिए विस्फोट करो। मैग्मा में उछलते हुए इसने शेष संरचना को सक्रिय कर दिया। अचानक एक विशाल आग का गोला उठा, जिसके बाद एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई जिसमें आसपास के दर्जनों द्वीपों से मैग्मा निकला। दुष्ट ड्रैगन, जो अब एक ज्वलंत प्राणी था, मैग्मा से बाहर निकला और चू युआन की ओर बढ़ा। महान अवशोषण तकनीक। इस समय चू युआन ने महान अवशोषण तकनीक को सक्रिय कर दिया। उसके रास्ते में आने वाला सारा मैग्मा तुरंत अवशोषित हो गया, शुद्ध हो गया और एक शक्तिशाली मान में परिवर्तित हो गया, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। एक ही कदम में वह द्वीपों के बीच में था और आश्चर्यजनक गति से मैग्मा को खींच रहा था। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली भयानक अवशोषण शक्ति ने मैग्मा के कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अचानक उसका मान एक विशाल हाथ में बदल गया और उसने दुष्ट ड्रैगन के सिर को पकड़ लिया। जब तक मेरे दिल में नफरत नहीं मिटती, मैं कभी नहीं मरूंगा। इस बिंदु तक दुष्ट ड्रैगन अभी भी दहाड़ रहा था, अभी भी विद्रोही था। हालांकि अगर यह अपनी अनोखी ड्रैगन शक्ति के लिए नहीं होता तो इसे 1000 साल पहले ही मार दिया गया होता। अगर मैं तुम्हें नहीं मार सकता तो मैं तुम्हें पूरी तरह से अवशोषित कर लूंगा। चू युआन ने चुपचाप अवशोषण शक्ति को सक्रिय कर दिया। मेरी शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। कमजोरी की अचानक शुरुआत ने दुष्ट ड्रैगन को बताया कि उसकी शक्ति इस मानव द्वारा भस्म हो रही थी। वह घबरा कर चिल्लाया, नहीं नहीं, तुम महान अवशोषण तकनीक को कैसे जान सकते हो? 3000 महान तरीकों में से एक शीर्ष दिव्य क्षमता, जो सभी शक्तियों को अवशोषित करने में सक्षम है। लेकिन डर की उसकी चीख व्यर्थ थी। उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़ गया जब तक कि केवल एक काला ड्रैगन मोती ही रह गया। ये काला ड्रैगन मोती अनसुलझे आक्रोश से भरा हुआ था और एक अथाह बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसमें अद्वितीय शुद्ध शक्ति थी। ये ड्रैगन पल एक बेसिन जितना बड़ा था, लेकिन अंदर कोई पवित्र आभा नहीं थी, बल्कि यह आक्रोश से लिपटा हुआ था, सभी प्रकार की घृणा, भ्रष्ट ऊर्जा से भरा हुआ था। मुड़ी हुई काली दुष्ट ऊर्जा अभी भी दहाड़ रही थी, एक भयावह ड्रैगन का आकार बना रही थी, लगातार शोर मचा रही थी, चू युआन को जोरदार तरीके से कोस रही थी। मैं नहीं मरूंगा, इस राजा को वापस लौटना है। वह अंतहीन घृणा। बहुत हो गई बकबक, सारी दुष्ट ऊर्जा, इसे सब खा जाओ। चू युआन ने महान भक्षण तकनीक को प्रेरित किया। दुष्ट ऊर्जा को दूसरों के लिए अवशोषित करना असंभव था, लेकिन चू युआन ने सीधे इस तकनीक का उपयोग किया जो सब कुछ खा सकती थी, इसे ऊर्जा में बदल सकती थी जिसे वह अवशोषित कर सकता था। इस दुष्ट ड्रैगन में अपार ऊर्जा थी। इसकी चरम अवस्था असाधारण रूप से उच्च थी, इसके मांस, रक्त और आत्मा की गुणवत्ता भी बहुत उच्च थी, और इसने सैकड़ों विशेषज्ञों को खा लिया था, उन्हें पूरी तरह से पचाए बिना अपने शरीर के अंदर संग्रहित कर लिया था। दिव्य इंद्रियों का शिखर, तीसरा क्षेत्र। इस भयावह ड्रैगन का मांस और आत्मा बेहद समृद्ध थे। इसमें मौजूद ऊर्जा अपने साथियों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी, और इस बार चू युआन ने न केवल ड्रैगन को बल्कि 3 प्रमुख द्वीपों के सैकड़ों शक्तिशाली प्राणियों को भी निगलने के लिए भयावह ड्रैगन का उपयोग किया था। आप कह सकते हैं कि चू युआन सस्ते में बच गया था।
इस भयावह ड्रैगन को खाने के बाद चू युआन अपनी इच्छानुसार दिव्य इंद्रियों के तीसरे क्षेत्र के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। उसने जिस साधना तकनीक का अभ्यास किया वह सम्राट का मार्ग था, जिसे मानव पथ की साधना के लिए सबसे मजबूत साधना तकनीक के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक छोटे क्षेत्र को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बेहद भयानक थी। एक धमाके के साथ ड्रैगन पल में मौजूद दुष्ट ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई। मूल रूप से गहरे रंग का ड्रैगन पल अब पारदर्शी क्रिस्टल बॉल जैसा लग रहा था। ड्रैगन पल मूल रूप से ड्रैगन का मूल है, जो ड्रैगन की सभी अंतर्दृष्टियों को एकत्रित करता है। ड्रैगन पल, चू युआन ने इसे रख लिया। उसने इसे बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को देने की योजना बनाई। हालांकि बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन ड्रैगन कबीले का सदस्य था, लेकिन ये सिर्फ एक थंडर ड्रैगन था, जो ड्रैगन कबीले के भीतर स्वर्गीय ड्रैगन, एजियो ड्रैगन और यहाँ तक कि 5 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन से भी कहीं कमतर था। यह अंतर आम लोगों और शाही कबीले के बीच के अंतर के समान था। ये सिर्फ एक छोटा ड्रैगन था। दुष्ट ड्रैगन ड्रैगन कबीले में एक विशेष ड्रैगन था, जो स्वर्ग, पृथ्वी और हर चीज के प्रति अंतहीन आक्रोश से भरा हुआ था। इसका एक विशेष दर्जा था, लेकिन चू युआन ने पहले ही ड्रैगन पल को शुद्ध कर दिया था, जिससे सिर्फ ड्रैगन की विरासत ही अंदर रह गई। डिंग, होस्ट ने दूसरा विकल्प पूरा कर लिया है और 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। वर्तमान डेस्टिनी पॉइंट बैलेंस 2650। विकल्प 1, लोगों के लिए बुराई को खत्म करें, टाइगर शार्क द्वीप को नष्ट करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, इनाम। विकल्प 2, खुद का उपयोग करें, टाइगर शार्क द्वीप को वश में करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, इनाम। विकल्प 3, नौसेना वापस जाए, 300 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करें, इनाम। अज्ञात सामग्री वाले 3 इनाम चू युआन के सामने रखे गए। चू युआन ने उन पर नजर डाली और बख्तरबंद उड़ान नाव में वापस आ गया। जू जोंग, क्या आप टाइगर शार्क द्वीप का स्थान जानते हैं? क्या महामहिम टाइगर शार्क द्वीप के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? जू जोंग, जो अभी भी चू युआन द्वारा भयावह ड्रैगन को मारने के सदमे में डूबा हुआ था, अचानक चौंक गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ कुछ द्वीपों के स्थानों को जानता हूँ। टाइगर शार्क द्वीप पर वे समुद्री डाकू परेशानी पैदा कर रहे हैं। कोई तो निश्चित रूप से उनके ठिकाने को जानता होगा। अच्छा, तुम नाव चलाओ, चू युआन ने कहा। बख्तरबंद उड़ती हुई नाव फिर से रवाना हुई। टाइगर शार्क द्वीप का स्थान द्वीपों पर रहने वाले कुछ लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं था। वे कई दशकों से इन जल में अराजकता फैला रहे थे, हर जगह लूटपाट कर रहे थे। यहाँ तक कि दिव्य इंद्रियों के क्षेत्र के विशेषज्ञों वाले कुछ बड़े द्वीप भी उनके बारे में कुछ नहीं कर पाए और उन्हें बहुत परेशान करने वाले पाए। कई बड़े दिव्य इंद्रियों के क्षेत्र के द्वीपों ने एक बार टाइगर शार्क द्वीप पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन टाइगर शार्क द्वीप को खबर मिल गई और वे सीधे द्वीप छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने उन बड़े द्वीपों के शिपिंग मार्गों को नष्ट करते हुए, विशेष रूप से उनकी नावों को लूटते हुए भयंकर जवाबी कार्रवाई की। जब उनका सामना विशेषज्ञों से हुआ तो वे सीधे भाग गए। बाद में उन बड़े द्वीपों के नेताओं को स्थिति को हल करने के लिए भारी मुआवजा देना पड़ा। इसलिए हाल के वर्षों में टाइगर शार्क द्वीप पर जीवन बहुत लापरवाह रहा है और कई अनैतिक लोग टाइगर शार्क द्वीप पर भाग गए हैं। महाराज, आगे टाइगर शार्क द्वीप है। कई दिनों के बाद चू युआन ने आखिरकार टाइगर शार्क द्वीप का स्थान ढूंढ लिया। आगे पानी में एक बहुत बड़ा द्वीप था। दूर से यह एक टाइगर शार्क जैसा दिखता था और यह कई आदिम जंगलों से भरा हुआ था और इसका इलाका बहुत जटिल था। हमारे द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार टाइगर शार्क द्वीप पर संभवतः 1 लाख से 2 लाख के बीच समुद्री डाकू हैं। उन सभी के पास कम से कम सोल फोर्जिंग साधना है। 9 नेता हैं। शीर्ष 3 दिव्य इंद्रियों के दायरे में हैं और अन्य 6 आधे चरण दिव्य इंद्रियों के हैं। बेशक तीसरा नेता पहले ही भयावह ड्रैगन के मुंह में मर चुका है। जो जोंग ने बताया, टाइगर शार्क द्वीप म्यास्मा और जहरीली गैसों से भरा हुआ है और यह सभी प्रकार के सांपों, कीड़ों, चूहों और चींटियों से भरा हुआ है। इसके अलावा कई जाल बिछाए गए हैं। जिन लोगों ने द्वीप की सेना को तोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने टाइगर शार्क द्वीप पर कदम रखते ही इन अप्रत्याशित जालों में अपनी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। एक ही द्वीप पर 2 लाख से अधिक सोल फोर्जिंग विशेषज्ञ थे। लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं था। टाइगर शार्क द्वीप पर समुद्री डाकू विभिन्न द्वीपों और यहाँ तक कि मुख्य भूमि से भी शक्तिशाली थे। अन्य बड़े द्वीप, उन द्वीप स्वामियों को बनाने की जरूरत है, लेकिन टाइगर शार्क द्वीप को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ताकतों के लिए द्वीप को तोड़ना वाकई मुश्किल है। चू युआन ने पूरे द्वीप के इलाके का निरीक्षण किया। आदेश दें, बख्तरबंद उड़ान नाव को टाइगर शार्क द्वीप से 10 मील दूर रुकने दें। टाइगर शार्क द्वीप पर बख्तरबंद उड़ान नाव की विशाल गतिविधि इन समुद्री डाकुओं से छिपी नहीं रह सकी। महान द्वीप स्वामी, देखो, दावो अधिकारी आ गए हैं। हमने उन 3 युद्धपोतों को पहले कभी नहीं देखा। वे टाइगर शार्क द्वीप से 10 मील दूर एक जगह पर रुके थे। वे क्या करने जा रहे हैं? क्या वे हमारे टाइगर शार्क द्वीप पर हमला करने जा रहे हैं? द्वीप के सभी नेता एक साथ इकट्ठे हुए थे।
बख्तरबंद उड़ान नाव बहुत भयानक थी, इसमें एक धातु की भावना थी जिसे सामान्य सेनाएं नहीं बना सकती थीं। ये दावो, ऐसा लगता है कि मैंने उनके बारे में नहीं सुना है, नहीं मैंने उनसे निपटा है। महान द्वीप स्वामी अपनी साधना के साथ दिव्य इंद्रियों के तीसरे क्षेत्र में पहुंचते हुए अपनी ठंडी आंखों से अपने चेहरे पर लंबे निशानों के साथ बख्तरबंद उड़ने वाली नाव को घूरते हुए, 3 बड़ी नावें हैं, लेकिन सभी को मिलाकर केवल 1 लाख से कुछ ज्यादा लोग हैं। वे हमारे टाइगर शार्क द्वीप को सिर्फ 1 लाख से ज्यादा लोगों के साथ तोड़ना चाहते हैं, वे बहुत घमंडी हैं। दूसरे द्वीप स्वामी, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया, अतीत में 3 बड़े द्वीपों ने सैकड़ों मध्यम और छोटे द्वीपों के साथ लाखों लोगों के साथ हमारे टाइगर शार्क द्वीप पर हमला किया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में उन्हें हमें मुआवजा देना पड़ा। क्या उन्हें लगता है कि वे अपनी संख्या के साथ ऐसा कर सकते हैं? लेकिन तीसरे द्वीप स्वामी ने लोगों को ले लिया और अभी तक वापस नहीं आया है। किसी और ने कहा, महान द्वीप स्वामी, वे सिर्फ 1 लाख से कुछ ज्यादा लोग हैं। जब तक आप आदेश देते हैं, मैं अपने भाइयों को लेकर तुरंत उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं, उनकी नावें जब्त कर लूंगा। वे नावें हमारे टाइगर शार्क द्वीप से बेहतर हैं, अगर वे हमारी हैं, तो हमारा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? दूसरा द्वीप मालिक चिड़चिड़ा था। हाँ, मैं दूसरे द्वीप मालिक के प्रस्ताव से सहमत हूं, उन्हें मार डालो। किसी ने कहा, मूर्खों, अगर हर कोई तुम्हारी तरह कड़ी लड़ाई लड़ता है, चाहे कितने भी लोग हों, वे मरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तुम ये भी नहीं जानते कि प्रतिद्वंद्वी कौन है, यहाँ विशेषज्ञ कौन है। मत भूलना, टाइगर शार्क द्वीप पर हर जगह जाल हैं। यह महान द्वीप मालिक, जिसने टाइगर शार्क द्वीप बनाया था, कोई आम आदमी नहीं था। ठंडे स्वर में बोला, जाओ पहले उनसे बातचीत करो। कौन आ रहा है? ये हमारे टाइगर शार्क द्वीप का क्षेत्र है। क्या आपने हमला करने के इरादे से एक बड़ी नाव भेजी है? एक समुद्री डाकू ने चू युआन और अन्य लोगों से पूछा। महाराज, उन्होंने किसी को भेजा है, वे हमसे बात करना चाहते हैं। जो जोंग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, ये समुद्री डाकू सभी अपराधी, हताश लोग हैं। इस बार मेरी यात्रा का उद्देश्य उन्हें खत्म करना है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। चू युआन ने टाइगर शार्क द्वीप को देखा, उदासीनता से कहा, बख्तरबंद उड़ने वाली नाव पर तोपों से गोलीबारी शुरू करो, साथ ही नौसेना के लोगों को यहाँ पर हजारों गेट वाले विशालकाय तोप से परिचित होने दो। मेरे लिए टाइगर शार्क द्वीप को समतल करो, इन समुद्री लुटेरों को खत्म करो। 3 बख्तरबंद उड़ने वाली नावों के विशाल डेक पर 1500 दिव्य कलाकृति तोपें तैनात की गई थीं। नवगठित नौसेना बलों ने चू युआन की कमान के तहत दिव्य कलाकृति तोपों का संचालन किया। चू युआन ने दिव्य कलाकृति तोपों के उत्पादन को कभी नहीं रोका। इस अवधि के दौरान वह कुल 1500 तोपों का उत्पादन करने में कामयाब रहा। उसके लिए 3 बख्तरबंद उड़ने वाली नावें अभी के लिए पर्याप्त थीं। यदि उनके पास उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त नौसेना बल नहीं है, तो अधिक होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब दिव्य कलाकृति की बात आती है, तोपें कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। दिव्य मार्शल आर्मी को उनसे सुसज्जित होना था, और इसलिए उसने जो 5 सेनाएं बनाने की योजना बनाई थी, उनमें से प्रत्येक को सुसज्जित किया जाना था। यहां तक कि 1 लाख तोपें भी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाएंगी। टाइगर शार्क द्वीप पर समुद्री लुटेरों ने स्वाभाविक रूप से नौसेना बलों को डेक पर दिव्य आर्टिफैक्ट तोपों का संचालन करते हुए देखा। क्या वे तोपों की आग से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने उपहास किया, अगर टाइगर शार्क द्वीप के माध्यम से विस्फोट करना इतना आसान होता, तो पुराने 3 प्रमुख द्वीप अब भी हमसे नहीं डरते। वे बहुत पहले ही समतल हो गए होते। यह इतना विशाल द्वीप है, क्या उन्हें वास्तव में लगता है कि ये तोपें पर्याप्त होंगी? जल्दी मत करो, बस उनके साथ खेलो। भाइयों को भूमिगत छिपने का आदेश दो और सतह पर मत आओ। एक बार जब उनकी तोपों की आग बंद हो जाती है और वे द्वीप पर पैर रखने की हिम्मत करते हैं, तो हम अपने युद्ध के मैदान में उतरते हैं। द्वीप स्वामी शांत था, उसे तोपों की आग से डर नहीं लगा। इस तरह की घटना की तैयारी के लिए टाइगर शार्क द्वीप पर कई भूमिगत किले खोदे गए थे। टाइगर शार्क द्वीप पर बमबारी शुरू करो। इस समय बख्तरबंद उड़ान नौकाओं में से एक पर चू युआन ने सैनिकों को तोप की आग से भूमि को साफ करने का आदेश दिया। भले ही इन नौसैनिक बलों ने पहले कभी दिव्य कलाकृति तोपों का संचालन नहीं किया था और उनका लक्ष्य विश्वसनीय नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइगर शार्क द्वीप बहुत बड़ा था। चू युआन को उनसे जो काम करवाना था वह था तेजी से जादू के पत्थर लोड करना और उसके बाद बमबारी के दौर। धमाका धमाका धमाका, 1500 विशाल तोपों की आवाज गूंज उठी। बख्तरबंद उड़न नौकाओं में बड़ी संख्या में तोप के थूथन भी लगे हुए थे। विनाश की बारिश हो रही थी, पूरी दुनिया हिलती हुई लग रही थी। अंतहीन ऊर्जा किरण अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई उसे निगलती हुई लग रही थी। यहां तक कि शून्य भी शून्य में बदल गया था। एक चमकदार सफेद रोशनी ने सब कुछ अपने में समा लिया। भयंकर बमबारी ने टाइगर शार्क द्वीप पर क्रूरता से हमला किया। टाइगर शार्क द्वीप विशाल था और समुद्री डाकुओं द्वारा खोदे गए भूमिगत किले भी बहुत मजबूत थे।
हालांकि दिव्य आर्टिफैक्ट तोपों की तीव्र शक्ति के तहत इसे बेरहमी से जमीन पर गिरा दिया गया था और अंधाधुंध बमबारी ने साफ जमीन के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुछ राउंड के बाद पूर्व घने आदिम जंगल कहीं नहीं दिख रहे थे और इसकी सतह पर सभी इमारतें धूल में बदल गई थीं। यहां तक कि टाइगर शार्क द्वीप भी ऐसी भयंकर बमबारी के तहत जमींदोज हो गया था। जारी रखें, रुके नहीं। चू युआन ने सैनिकों को अपना हमला जारी रखने का संकेत देते हुए ठंडा आदेश दिया। टाइगर शार्क द्वीप पर दिव्य कलाकृति तोपों की शक्ति का परीक्षण करना एक अच्छा विचार प्रतीत हुआ। लगातार बमबारी के बावजूद चू युआन को यह स्पष्ट नहीं था कि कितनी लहरें गुजर चुकी थीं। टाइगर शार्क द्वीप पर विशाल दांतेदार खायां रह गई थीं जो इसकी सतह को चीर रही थीं। कई बार द्वीप पर भयंकर रूप से बमबारी की गई थी और भूमिगत किले टिक नहीं पाए थे। समुद्री लुटेरों को सीधे मार दिया गया था। आप वास्तव में कौन हैं और आप टाइगर शार्क द्वीप पर बमबारी क्यों कर रहे हैं? द्वीप का स्वामी आग की तीव्रता से स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए रुक गया। यह महसूस करते हुए कि उसका गढ़ पूरी तरह से नष्ट होने वाला था, उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। मैं चू युआन हूं, दावू का शासक, चू युआन ने उत्तर दिया। समुद्री डाकू सभी के दुश्मन हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए। महामहिम दाओ, जब तक आप बमबारी बंद कर देते हैं, मैं दाओ के अधीन टाइगर शार्क द्वीप के सभी लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। भले ही मैं एक समुद्री डाकू हूं, लेकिन मैं एक संभावित शक्तिशाली व्यक्ति भी हूं। बमबारी की कर्कश ध्वनि ने द्वीप के स्वामी के सिर में झुनझुनी पैदा कर दी। अपनी भयानक तोपों के साथ दाओ स्पष्ट रूप से एक साधारण राजवंश से कहीं अधिक था। यदि बमबारी जारी रही तो उसका कड़ी मेहनत से अर्जित प्रभाव खत्म हो जाएगा। समुद्री डाकुओं का एक समूह मेरे प्रति निष्ठा के विचार मन में ला रहा है। चू युआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे लिए मेरे पास केवल एक शब्द है, मार डालो। वह कभी भी आगजनी करने वालों और हत्यारों के एक समूह को अपने प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं करने देगा। 3 विकल्प दिए जाने पर चू युआन ने टाइगर शार्क द्वीप को नष्ट करने का विकल्प चुना। भाड़ में जाओ तुम। उपनेता अब इसे सहन नहीं कर सका। एक विशेषज्ञ की ताकत को फूटते हुए देखकर वह तोप की आग के बीच से उड़ गया। अपनी कुल्हाड़ी को अचानक घुमाते हुए वह चू युआन की ओर बढ़ा और चिल्लाया, अपनी तोप की ताकत पर भरोसा करते हुए आइए देखें कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। कुल्हाड़ी तेज लहरों की तरह चमक रही थी, अतुलनीय रूप से क्रूर। उसकी शक्ति जोंग हान से भी अधिक शक्तिशाली थी। धमाका! इससे पहले कि दूसरा द्वीप नेता बख्तरबंद उड़ान नाव तक पहुंच पाता, उसका पूरा शरीर जम गया। उसके शरीर से अचानक खून की अनगिनत घनी धारियां निकलीं, जिससे वह मांस के टुकड़ों में बदल गया और समुद्र तल पर गिर गया। दूसरा द्वीप नेता, दिव्य दर्पण के पहले स्तर का एक शक्तिशाली अस्तित्व, चू युआन द्वारा एक पल में मारा गया। उसकी मौत की बिजली की गति ने सभी को यह पता लगाने से रोक दिया कि उसे किसने मारा था। बेकार प्राणी, मेरी शक्ति का परीक्षण करने की हिम्मत करके तुम बस मौत को दावत दे रहे हो। चू युआन का मन अवशोषित हो गया और उसने कई विशाल तोपों की स्थिति को समायोजित किया ताकि उस स्थान पर निशाना लगाया जा सके जहां से दूसरा द्वीप नेता उड़कर आया था। तोपों ने गर्जना की और तुरंत ऊर्जा की एक लहर भेजी जिसने सब कुछ अलग कर दिया। जिस स्थान पर वे छिपे हुए थे वह टाइगर शार्क द्वीप पर सबसे अधिक छुपा हुआ और भारी सुरक्षा वाला स्थान था। हालांकि जब दूसरा द्वीप नेता उड़कर बाहर आया तो उनकी स्थिति उजागर हो गई। चू युआन के तोप के हमले के साथ बख्तरबंद उड़ान नाव की तोपें तेजी से घूमी और जल्दी से उजागर स्थान को निशाना बनाया। तोप की आग की निरंतर बौछार ने क्षेत्र को बेरहमी से तबाह कर दिया। तुम किले में सेंध लगाई गई और ग्रैंड आइलैंड मास्टर कुछ बचे हुए कुलीनों के साथ उड़कर बाहर निकल गया। डर के मारे उसकी आवाज दब गई। समुद्री डाकू के रूप में अपने सभी वर्षों में उसने कभी ऐसी निराशा का अनुभव नहीं किया था। धधकती नरक! जैसे ही चू युआन ने ग्रैंड आइलैंड मास्टर को उभरते देखा, आकाश असीम उग्र लपटों से भर गया। चू युआन ने अनंत दिव्य लपटों को लेकर एक हथेली को उसकी ओर निर्देशित किया। तुम हम सभी को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ग्रैंड आइलैंड मास्टर खड़ा था, उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और वह दहाड़ता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारे प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूं। कोई जरूरत नहीं। चू युआन की शक्ति में कोई कमी नहीं दिखी। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। ग्रैंड आइलैंड मास्टर दहाड़ता हुआ बोला, महान ध्वनि स्वर्गीय बिजली तलवार, गड़गड़ाहट करो। उसने तुरंत बिजली में लिपटी एक तलवार निकाली। यह मध्यम श्रेणी की एक बहुमूल्य दिव्य कलाकृति थी जिसे उसने समुद्र से प्राप्त किया था। महान ध्वनि स्वर्गीय बिजली तलवार की शक्ति के साथ वह दिव्य दर्पण के दायरे में अपने बराबर के प्राणियों को मारने में कामयाब रहा था। जैसे ही तलवार को छोड़ा गया, यह एक कान भेदने वाली ध्वनि बूम के साथ आया। एक ऐसी शक्ति जो आत्मा को झकझोर सकती थी। उसे रोको, चलो बाहर निकलने के लिए लड़ो। जैसे ही उसने हमला किया, उसने शेष समुद्री डाकुओं को भी निर्देश दिया। हाँ, हम ग्रैंड आइलैंड मास्टर के साथ लड़ते हैं। समुद्री डाकू जवाब में दहाड़ उठे। थप थप
लेकिन समुद्री डाकुओं के पूर्ण अविश्वास के लिए ग्रैंड आइलैंड मास्टर अपने चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ चू युआन की ओर उनकी पीठ के पीछे कई वार किए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर जाओ, लेकिन मैं नहीं मर सकता। आखिरकार मैं दिव्य दर्पण का प्राणी हूं, तुमसे अधिक महान अस्तित्व। ग्रैंड आइलैंड मास्टर ने उन्हें मानव ढाल से ज्यादा कुछ नहीं समझा। तुम समुद्री लुटेरे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए क्योंकि वे चू युआन की धधकती लपटों में बह गए और तुरंत वाष्पित हो गए। भक्षण तकनीक ने उन्हें कई ऊर्जा फलों में बदल दिया। मैं उन सभी को मार डालूंगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। युद्ध देवता की मुट्ठी, युद्ध देवता का हाथ। ग्रैंड आइलैंड मास्टर ने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा युद्ध देवता का हाथ दिखाई दे रहा है। वह बुरी तरह से भागना चाहता था, लेकिन चू युआन की मौजूदा ताकत का सामना करते हुए वह ऐसा नहीं कर सका। चौड़ी आंखों से उसने हाथ को नीचे गिरते देखा। एक आदर्श सिर को गर्दन से मोड़कर उखाड़ दिया गया। ग्रैंड आइलैंड मास्टर, एक ऐसी शक्ति जिसने दशकों तक आसपास के द्वीपों को आतंकित किया था, चू युआन ने उसका सिर काट दिया। पूरा टाइगर शार्क द्वीप अथक तोप की आग के नीचे डूब गया। कोई भी समुद्री डाकू बचा नहीं, पूरी जगह साफ हो गई। लगातार बमबारी ने टाइगर शार्क द्वीप को तबाह कर दिया। घास का एक तिनका भी खड़ा नहीं बचा। 2 लाख से ज्यादा समुद्री लुटेरे राख हो गए और चू युआन ने एक भी नहीं छोड़ा। डिंग, मेजबान ने पहला विकल्प पूरा कर लिया है। उसे 300 डेस्टिनी पॉइंट और एक टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत X1 यिनलेई डोंगटियन ट्रेजर मैप X1 से पुरस्कृत किया गया है। यिनलेई डोंगटियन ट्रेजर मैप। यिनलेई डोंगटियन को खोलने के लिए 5 ट्रेजर मैप इकट्ठा करें। ओह, मुझे वास्तव में एक और टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत से पुरस्कृत किया गया है। चू युआन हंसा। हालांकि टोनगक्सुआनमिंग दिव्य अमृत उसे अपने वर्तमान क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद नहीं कर सका, लेकिन यह उसके अधीनस्थों को दिव्य रोशनी की स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकता था, जिसने इसे वास्तव में एक मूल्यवान वस्तु बना दिया। हालांकि ये यिनलेई डोंगटियन खजाना नक्शा, ये 5 टुकड़े एकत्र करने के बाद ही काम आएगा, इसलिए उसने इसे अस्थायी रूप से सिस्टम स्पेस में संग्रहित किया। महाराज, टाइगर शार्क द्वीप पर समुद्री डाकुओं को बख्तरबंद उड़ान नाव के बैरल के साथ संयुक्त दिव्य तोप द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ये युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार है। जो जोंग ने उत्साह से कहा। निरंतर बमबारी का दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक था। केवल 1500 दिव्य तोपों के साथ हमारे पास अभी भी बहुत कुछ कमी है, चू युआन ने कहा। विकल्प 1, बैयुन, लिंगवू और डोंगशान द्वीपों के साथ एक समुद्री गठबंधन बनाएं, 300 डेस्टिनी पॉइंट का इनाम। विकल्प 2, साम्राज्य के क्षेत्र का फिर से विस्तार करें, बैयुन, लिंगवू और डोंगशान द्वीपों पर विजय प्राप्त करें, 300 डेस्टिनी पॉइंट का इनाम। चू युआन के सामने 2 विकल्प दिखाई दिए और एक पल के बाद उसने कहा, मेरे दावू के दक्षिण पश्चिम राज्य से बहुत दूर नहीं, अभी भी कई बड़े द्वीप हैं। चलो चलते हैं और उन द्वीपों को देखते हैं। बख्तरबंद उड़ान नाव की गति से स्पिरिट फॉग द्वीप तक पहुंचने में केवल आधा दिन लगेगा। स्पिरिट फॉग द्वीप विशाल था, जो दसियों हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता था। दूर से स्पिरिट फॉग द्वीप सफेद कोहरे की एक परत से ढका हुआ दिखाई देता था। यह एक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा संघनन का परिणाम था। यदि ऐसी परिस्थितियां मौजूद थीं, तो द्वीप पर अयस्क की एक बड़ी नस होनी चाहिए, शायद कियांजो की एक से भी बड़ी। क्या धन्य भूमि है! यदि आध्यात्मिक चावल की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाए, तो उपज दाव के विभिन्न क्षेत्रों की तुलना में बेहतर हो सकती है। आध्यात्मिक चावल दाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह न केवल लोगों का मुख्य भोजन था, बल्कि युद्ध के समय की आपूर्ति के लिए चू युआन को कियानकुन ट्रेडिंग कंपनी से बड़ी मात्रा में मिलने वाली वस्तु भी थी। जो जोंग, उन्हें हमारी पहचान के बारे में सूचित करें, चू युआन ने आदेश दिया। स्पिरिट फॉग आइलैंड के लोगों, हम दाव से आए हैं और हमारे संप्रभु, दाव के शासक, यहाँ आ गए हैं। जो जोंग की आवाज़ पूरे द्वीप पर गूंज उठी। स्वागत है, दूर से आए मेहमानों। मैं जू शान, स्पिरिट फॉग आइलैंड का स्वामी हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो शांति से बात करें। स्पिरिट फॉग आइलैंड आसपास के सैकड़ों द्वीपों में से 3 सबसे मजबूत द्वीपों में से एक था। आइलैंड मास्टर जू शान तीसरे स्तर के दिव्य प्रकाशक थे और इस द्वीप की आबादी 1 से 200 मिलियन थी। चू युआन अच्छी तरह से जानता था कि समुद्र में कई द्वीप संसाधनों से समृद्ध थे, उनमें बहुत सी कीमती वस्तुएं थीं और कई शक्तिशाली प्राणी पैदा हुए थे। हालांकि उनके पास शायद ही कभी मुख्य भूमि पर मौजूद सुपर साम्राज्य थे। उदाहरण के लिए, ये स्पिरिट फॉग आइलैंड। वहाँ कई दिव्य प्रकाशक थे। दिव्य अंतर्दृष्टि में लगभग 100 लोग थे, लेकिन वहाँ केवल लगभग 100 मिलियन लोग थे, जो कि दाजी जैसे छोटे शाही राजवंश से भी बहुत कम था, क्योंकि यह क्षेत्र इतनी आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कई दिव्य प्रकाशकों का घर होने के कारण स्पिरिट फॉग आइलैंड को 3 सितारा बल नहीं माना जाता था। 1 और 2 सितारा बलों के लिए वर्गीकरण काफी ढीले थे, लेकिन 3 सितारों के लिए मानक बहुत सख्त थे।
उदाहरण के लिए, एक कबीले में जनसंख्या के लिए सख्त आवश्यकताएं नहीं थीं, लेकिन संप्रदाय के गुरु से लेकर साधारण शिष्यों तक रैंकों में सख्त विभाजन थे। अगर कोई व्यक्ति अपेक्षित ताकत के बिना 3 सितारा बल होने का दावा करता है तो यह हंसी का पात्र होगा। शाही राजवंशों की सबसे मजबूत के लिए आवश्यकताओं का कबीले से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर आप 3 सितारा शाही राजवंश बनना चाहते हैं, भले ही वह सबसे कमजोर हो, तो आपके पास कई अरबों लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में कुलीन सेनाएं और दिव्य प्रकाशक होने चाहिए। अन्यथा खुद को 3 सितारा शाही राजवंश कहना मजाक होगा। जनसंख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहारा संसाधन है। उदाहरण के लिए, चू युआन के नेतृत्व वाले महान वू राजवंश की जनसंख्या 90 अरब से थोड़ी ज्यादा थी, जो कई 3 सितारा शाही राजवंशों से ज्यादा थी, और लोगों की वफादारी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। इसका कारण ये था कि उसने स्पिरिट जिनसेंग चावल प्राप्त किया था, जो देश के नागरिकों को पर्याप्त रूप से खिला सकता था। इसने उसे बिना किसी डर के जनसंख्या का विस्तार करने का साहस दिया। जनसंख्या को सिर्फ बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर घरेलू संसाधन उत्पादन सभी नागरिकों के खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, तो इससे जनता में असंतोष पैदा होगा और समय के साथ यह विद्रोह को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए कुछ शक्तिशाली राजवंश उन देशों को मिटाने के बाद दूसरे देशों की आबादी को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सिर्फ संसाधनों को लूटते हैं। बेशक, अगर संसाधन पर्याप्त हैं, तो जितनी ज्यादा आबादी उतनी ही बेहतर है। आखिरकार, ज्यादा लोग महानतम उपलब्धि हासिल करने वालों के विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं। स्पिरिट फॉग आइलैंड की तरह करोड़ों लोग ही उनकी सीमा हैं, अन्यथा संख्या बढ़ने पर संसाधन उपयोग के साथ नहीं चल पाएंगे। इस समय 3 विशाल युद्धपोतों को आते देख झू शान अंदर से कांप रहा था। जो भी आता, अपने युद्धपोत की तोप स्पिरिट फॉग आइलैंड पर निशाना साधता। ये स्पष्ट रूप से विजय की मुद्रा थी, खासकर जब इतने विशाल जहाज का मालिक हो, तो वह कमजोर शक्ति नहीं हो सकती। आज मैं एक उद्देश्य के साथ यहाँ हूँ। आज से स्पिरिट फॉग आइलैंड महान वू राजवंश का होगा, जिसे शाही क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। चू युआन ने स्पिरिट फॉग आइलैंड पर तोप का निशाना साधा। सभी शब्द फीके थे, केवल सत्य ही उसकी मारक सीमा के भीतर था, और इस समय वह शून्य में कदम रखता, एक सर्वोच्च शाही आभा उत्सर्जित करता। क्या हम स्पिरिट फॉग आइलैंड से महान वू के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? झू शान स्पष्ट रूप से 100% अनिच्छुक था। वास्तव में कुछ दिन पहले स्पिरिट फॉग आइलैंड से एक द्वीप मास्टर सुनामी के स्रोत की जांच करने आया था। महामहिम ने पहचाना कि उसे दुष्ट ड्रैगन ने मार दिया था, लेकिन इस दुष्ट ड्रैगन को महामहिम ने खत्म कर दिया है। आपको पता होना चाहिए, अगर महामहिम ने इस दुष्ट ड्रैगन को बाहर नहीं निकाला होता, तो स्पिरिट फॉग आइलैंड के लिए क्या परिणाम होते। जब चू युआन ने बात की, तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके दुष्ट ड्रैगन और स्पिरिट फॉग आइलैंड के द्वीप मास्टर की नकल की। दुष्ट ड्रैगन, झू शान को पता था उसका डिप्टी आइलैंड मास्टर सुनामी के स्रोत की खोज करने गया था और अब तक वापस नहीं आया है। उसे पहले से ही इसके बारे में कुछ बुरा महसूस हो रहा था। उसने दुष्ट ड्रैगन के बारे में सुना था, जिसे 1000 साल पहले सील कर दिया गया था। उसका शरीर तुरंत ठंडा हो गया। अगर दुष्ट ड्रैगन स्पिरिट फॉग आइलैंड को ढूंढ लेता, तो न केवल वह मर जाता, बल्कि स्पिरिट फॉग आइलैंड पर करोड़ों लोग भी मर जाते। उसे चू युआन की बातों पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसे एक राक्षसी क्यूई का एहसास हुआ था, जो बाद में गायब हो गई थी। ये टाइगर शार्क द्वीप के द्वीप स्वामी का सिर है। टाइगर शार्क द्वीप को मेरी गोलियों से नष्ट कर दिया गया है। द्वीप स्वामी का भयानक सिर चू युआन के विशाल जहाज से लटका हुआ था, हवा में लहरा रहा था। टाइगर शार्क द्वीप का द्वीप स्वामी। झू शान की दृष्टि से उसने तुरंत पहचान लिया कि सिर द्वीप स्वामी का था। वह डर के मारे उछल पड़ा, उसका गला सूख गया। टाइगर शार्क द्वीप को आपके महामहिम ने नष्ट कर दिया। वह कई दशकों से टाइगर शार्क द्वीप से निपट रहा था। अतीत में बैयुन, स्पिरिट फॉग और शांगडोंग, 3 बड़े द्वीप सैकड़ों छोटे द्वीपों के साथ मिलकर इन समुद्री डाकुओं को संभाल भी नहीं पाते थे, बल्कि उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। उन्हें हर साल उन्हें लाभ देना पड़ता था, अन्यथा उन्हें समुद्र में नेविगेट करना भी मुश्किल हो जाता था। इस सिर को देखकर उसे पता चल गया कि टाइगर शार्क द्वीप का विनाश हो चुका है। ग्रेट वू के सामने आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हारे स्पिरिट फॉग द्वीप की सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। अगर तुम हठपूर्वक विरोध करोगे तो मैं घास का एक भी पत्ता जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झू जोंग ने चू युआन के संकेत पर जोर से चिल्लाया। तुरंत तोप के थूथन के अंदर की रोशनी में उतार चढ़ाव आया। गोली मत चलाओ। इस समय चू युआन की राजसी छवि स्वर्ग में एक देवता की तरह थी। स्पर्श से परे झू शान आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि दुष्ट ड्रैगन को मारने और टाइगर शार्क द्वीप को नष्ट करने वाला निर्दयी व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे स्पिरिट फॉग द्वीप से भड़काया जा सके। मैं स्पिरिट फॉग द्वीप को ग्रेट वू राजवंश के अधीन करने के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं और ग्रेट वू के मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हूं। हालांकि वह नहीं जानता था कि ग्रेट वू कौन सा शाही राजवंश था। वह स्पष्ट था कि हर बार जब कोई सुपर साम्राज्य दिखाई देता है, तो उनके द्वीप सबसे पहले क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। द्वीप मास्टर झू, जहाज पर चढ़ो।
आपके स्पिरिट फॉग द्वीप के अलावा मुझे अभी भी बेयुन और डोंगशांग द्वीपों पर जाना है। मुझे टाइगर शार्क द्वीप से समुद्री चार्ट मिला है। आपके क्षेत्र में सैकड़ों द्वीप हैं। मैं इस बार निरीक्षण दौरे पर हूं ताकि आसपास के सभी समुद्री क्षेत्रों को अपने ग्रेट वू के क्षेत्र में मिला सकूं। चू युआन ने झू शान को जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। जहाज पर चढ़ने के बाद यह एक समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ने जैसा था। उतरने में असमर्थ झू शान ने जल्दी से कहा, मैं उन द्वीपों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी महिमा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। दावू के अधीन होने के बाद झू शान चू युआन को व्हाइट क्लाउड, ईस्ट शांग और आसपास के सैकड़ों द्वीपों पर ले गया। इन 3 प्रमुख द्वीपों की समग्र ताकत लगभग बराबर है। हालांकि व्हाइट क्लाउड द्वीप थोड़ा मजबूत है, जिसमें 300 मिलियन से अधिक निवासी हैं, जबकि ईस्ट शांग द्वीप में केवल 100 मिलियन से अधिक हैं। आखिरकार ये समुद्र में सिर्फ द्वीप हैं, सच्चे महाद्वीप नहीं हैं और इतनी बड़ी आबादी को समायोजित नहीं कर सकते हैं। चू युआन के आगमन पर व्हाइट क्लाउड और ईस्ट शांग के लोग स्वाभाविक रूप से उसके अधीन होने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि चू युआन ने सीधे दिव्य विशाल तोप स्थापित की, उनके सामने कई निर्जन द्वीपों को उड़ा दिया और उन्हें टाइगर शार्क द्वीप के प्रमुख का सिर दिखाया। इस दोहरे खतरे के तहत 2 बड़े द्वीपों के नेताओं को पता था कि स्थिति अपरिवर्तनीय थी। यदि वे अपने प्रतिरोध में दृढ़ रहे तो उन्हें टाइगर शार्क द्वीप के प्रमुख की तरह ही मिटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मार्शल खेती और ताकत लगभग बराबर थी। भगवान रोशनी चरण तक खेती करते हुए उनमें से कौन बिना किसी कारण के मरना चाहेगा। इन 3 द्वीप स्वामियों की अधीनता के साथ स्वाभाविक रूप से अन्य छोटे द्वीपों को अधीन करने में कोई समस्या नहीं थी, जिनमें से प्रत्येक को दावों में शामिल किया गया था। हालांकि उनकी आबादी कम थी, लेकिन चू युआन को जो बात पसंद आई वह ये थी कि विरल आबादी का मतलब था कि प्रति व्यक्ति अधिक मार्शल आर्ट संसाधन आवंटित किए जा सकते थे, जिससे द्वीपवासी कम से कम मेरिडियन कनेक्टिंग चरण तक खेती करने में सक्षम हो सकते थे। महाराज, हमारे पास केवल 3 बड़े द्वीप हैं और 100,000 मील के भीतर सैकड़ों छोटे द्वीप हैं। समुद्र के गहरे हिस्सों में यह अफवाह है कि वहां अत्यंत भयानक शक्तियां, भयानक शाही राजवंश हैं। ये सभी दिशाओं में फैलती है, हमारे ज्ञान से परे। झू शान, जो सबसे पहले प्रस्तुत हुआ और सबसे ईमानदार था, ने कहा, अपने तीनों द्वीपों के सभी समुद्री मानचित्रों को बाहर लाओ, फिर उन्हें एक साथ जोड़कर एक नया और पूरा समुद्री मानचित्र बनाओ जो लोगों को समुद्र में आगे की खोज करने की अनुमति देगा। चू युआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह दूर के समुद्र में जाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसे निलंबित क्षेत्र के भीतर निपटने के लिए बहुत सी चीजें थीं। फिर उसने कहा, मैं जल्द ही लोगों को आपके 3 द्वीपों पर लिंग्युआन चावल की खेती करने के लिए भेजूंगा, जो दावू के लिए अद्वितीय है। अभी के लिए मैं आपको द्वीपों पर लोगों को वितरित करने के लिए कुछ देता हूं। जब लिंग्युआन चावल निकाला गया तो प्रत्येक दाना मोती की तरह चमक रहा था। इसकी खुशबू से तीनों द्वीप के नेता थोड़े नशे में थे। इस तरह का चावल। झू शान ने मुट्ठी भर चावल लिया और उसे खाते हुए कहा, क्या ये वही चावल है जो महाराज के सभी लोग खाते हैं? अगर इसे रोजाना खाया जाए तो ये शरीर को मजबूत करेगा और शरीर को बहुत मजबूत बनाएगा। यहाँ तक कि एक बीमार व्यक्ति भी मार्शल आर्ट सीखकर एक मजबूत व्यक्ति बन सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होगा। हजारों साल पहले समुद्र के ऊपर एक भयानक 5 सितारा बल दिखाई दिया। हालांकि यह जल्दी ही नष्ट हो गया, लेकिन मैंने गलती से उनका भोजन प्राप्त कर लिया, जो इस लिंग्युआन चावल जितना प्रभावशाली नहीं था। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, व्हाइट क्लाउड द्वीप का प्रमुख, भी चिल्लाया। यह मेरी संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा है। मेरे लिए लगन से काम करो और मेरे सामने छोटी मोटी चालें मत खेलो। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और 3 जेड बोतलें 3 द्वीप स्वामियों के हाथों में गिर गईं। उसने उदासीनता से कहा, इन बोतलों में दिव्य अमृत मेरी ओर से तुम्हें उपहार है। 1000 दिल की गोली। जब जेड बोतलें खोली गईं तो तीनों द्वीप स्वामियों को एक बार फिर आश्चर्य हुआ। इस दिव्य अमृत को परिष्कृत करने की कठिनाई एक अत्यंत कीमती दिव्य अमृत के बराबर थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युआन उन्हें ऐसी गोली उपहार में देगा जो ईश्वरीय प्रकाश के चरण में उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी थी। इस अमृत को कहीं भी बाहर से खरीदना असंभव था। यहाँ तक कि अनंत व्यापार गठबंधन के एल्डर चेन भी चू युआन को इसके लिए खोजने आएंगे। उनके द्वीप पर ऐसे शक्तिशाली कीमियागर की तो बात ही छोड़िए। हम आपकी महामहिम की आज्ञा का पालन करते हैं, तीनों द्वीप स्वामियों ने सम्मानपूर्वक कहा। चू युआन को अमृत के सरल सिद्धांत का पता था। एक हाथ में बड़ी छड़ी पकड़े और दूसरे हाथ से मीठी डेट की पेशकश करते हुए उसने उन्हें रोका और साथ ही उन्हें लाभ भी दिया। अन्यथा कौन अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी वफादारी से सेवा करेगा? उसके लाभ प्राप्त करते हुए और यह जानते हुए कि चू युआन उन्हें कभी भी 1000 दिल की गोलियां दे सकता है, तीनों द्वीप के शासकों ने पूरे दिल से उसके प्रति वफादारी की शपथ ली। डिंग, मेजबान ने दूसरा विकल्प पूरा कर लिया है, जिसके लिए उसे 300 डेस्टिनी पॉइंट मिले हैं। डेस्टिनी पॉइंट्स का वर्तमान अधिशेष 3250। डिंग, होस्ट ने इस इवेंट इन्फिनिट ओरिजिन्स के लिए 4000 डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। डेस्टिनी पॉइंट्स का वर्तमान अधिशेष 7250।
इन्फिनिट ओरिजिन्स, सर्वोच्च मार्शल आर्ट। हर चीज़, हर एक चीज़ स्रोत से पैदा होती है, स्रोत से ही बुझती है। ये स्रोत की शक्ति का उपयोग करके सब कुछ बनाता है और जो कुछ खो गया है और स्रोत से मौजूद है उसका पता लगाता है। इन्फिनिट ओरिजिन्स से समझ की भावना चू युआन के दिमाग में दौड़ी। उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया, मानो उसने सभी चीज़ों की उत्पत्ति, सभी परिवर्तनों और स्वर्ग और पृथ्वी के महान सिद्धांतों को देखा हो। चू युआन के शरीर से एक भयानक आभा निकली, घास और पेड़ की हर पत्ती की उत्पत्ति उसमें थी। वह उत्पत्ति का राजा लग रहा था। उसकी शक्ति ने तीनों द्वीप के राजाओं को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके रहस्य उसके सर्वव्यापी के सामने छिप नहीं सकते नजर। भले ही वे पृथ्वी के छोर पर भाग गए हों, लेकिन उनकी आभा पहले से ही चू युआन के अनंत मूल द्वारा देखी जा चुकी थी, जिससे वे अपने निशान छिपाने में असमर्थ थे। मूल का उपयोग करते हुए इसने हर उस चीज़ का पता लगाया जो मौजूद थी, वहां मौजूद हर चीज़ का निर्माण किया। उसकी आभा के नीचे उन्होंने अपने सिर और भी ज्यादा झुकाए। तुम तीनों मेरे साथ वापस इंपीरियल सिटी चलो। अपने 3 द्वीपों के कानूनों को दावों के कानूनों से बदल दो। व्हाइट क्लाउड, स्पिरिचुअल मिस्ट और ईस्ट अप को 3 काउंटी के रूप में रखते हुए द्वीपों का राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए लोगों को भेजूंगा, चू युआन ने कहा। चू युआन उन्हें वापस इंपीरियल सिटी ले गया। इंपीरियल सिटी में लौटने पर चू युआन ने तुरंत कई आदेश जारी किए। वह मूल रूप से क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम 5 सेनाएं बनाना चाहता था। हालांकि फायरी आर्मी ने अभी आकार लेना शुरू ही किया था, लेकिन उसने तीनों द्वीप स्वामियों को निर्देश दिया कि जब वे वापस लौटे तो ब्लैकवाटर आर्मी का निर्माण शुरू करें। सेना के सदस्यों को द्वीपों से भर्ती किया जाना था। सभी हथियार और कवच, विभिन्न अमृत और सामग्री दरबार द्वारा वितरित की जाएगी। इसके अलावा देव मार्शल सैनिकों ने द्वीपों के राज्य के भीतर से अतिरिक्त 150,000 सैनिक प्राप्त किए, जिससे उनकी कुल ताकत 400,000 हो गई। सभी 400,000 मूल आत्मा क्षेत्र में साधक थे। जब तीनों द्वीप स्वामियों को एहसास हुआ कि चू युआन बड़ी मात्रा में दिव्य अमृत की आपूर्ति कर सकता है, तो उन्हें किसी भी आदेश का कोई विरोध नहीं था। उन्होंने चू युआन की धारणा को सुधारने के लिए अपने विश्वास पत्रों को भगवान मार्शल आर्मी में भी भेजा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि भगवान मार्शल आर्मी चू युआन की निजी सेना थी। जब तक उन्हें हर महीने 1000 दिल की गोली मिल सकती थी, आप पूरी तरह से अधीनता का दावा कर सकते हैं। यहाँ तक कि चू युआन को द्वीप देना भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रभाव का विस्तार करने का उनका लक्ष्य संसाधन जुटाना था। द्वीपों के राज्य से अधिक शक्तिशाली पुरुषों को शामिल करने से दावू में ऐसे मजबूत पुरुषों की कमी की समस्या हल हो गई जो भगवान की रोशनी के स्तर से ऊपर थे। भगवान मार्शल आर्मी के भीतर भी तीनों द्वीपों ने एक भगवान की रोशनी क्षेत्र विशेषज्ञ को भेजा। ये चू युआन की प्रतिभा थी। भगवान मार्शल ट्रूप्स में शामिल होने का मतलब था युद्ध सेना की शतरंज की बिसात से जुड़ना। एक बार बंद जाने के बाद उसे किसी विश्वासघात का डर नहीं होगा। 3 द्वीपों से बड़ी संख्या में कुलीन बलों के शामिल होने से वे पूरी तरह से उसके लोग बन गए और उसके साथ विश्वासघात करने की संभावना कम हो गई। दावू की वर्तमान स्थिति के साथ ये वास्तव में 3 सितारा शाही राजवंश के बराबर था। इसके अलावा वह 2 टोंग जुवान मिंग शेंग गोलियां लाया। एक लू कियानफू को दी गई, जिससे वह सीधे भगवान की रोशनी के चरण में प्रवेश कर गया, जिसमें भगवान की मार्शल सेना का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। दूसरी जी फुलिंग को दी गई। जी फुलिंग चू युआन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसद अधिकारी थी। उसे कियानकुन व्यापार गठबंधन के साथ विभिन्न लेन देन पर बातचीत करने में उसका प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता थी। भगवान की रोशनी के चरण में उसका साधना स्तर पर्याप्त नहीं था। भगवान की रोशनी के चरण में प्रवेश करने के बाद जी फुलिंग चू युआन की भयानक नींव पर और भी अधिक चकित थी। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि अनंत व्यापार गठबंधन को छोड़कर दावू से जुड़ने का उसका फैसला सबसे बुद्धिमानी भरा था। अन्यथा अनंत व्यापार गठबंधन में उसे अपने जीवन काल में कभी भी ईश्वरीय प्रकाश के चरण तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता।